हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोग ये बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं, आप लोग का हेल्थ कैसा है, आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, आप लोग का हेल्थ काफ़ी अच्छा होगा एंड आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे। जिस भी एग्जाम को आप लोग टारगेट लेके पढ़ रहे होंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, रेगुलर बेसिस पे आप लोग पढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट सब्जेक्ट वाइज। आज चूंकि इस सीरीज को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मैं शुरू में थोड़ा सा आप लोग को बताऊंगा कि इस सीरीज में आप लोग को क्या क्या मिलने वाला है, किस किस स्टूडेंट के लिए आप लोग का हेल्पफुल होगा एंड किस किस एग्जाम के लिए आपका वैल्यूबल है ये आपका सीरीज, यानी इंपॉर्टेंट है आपका सीरीज। तो मैं आप लोग को बता देता हूं, अगर आप इंडिया में किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम रहे या फिर आपका स्टेट लेवल का एग्जाम रहे, तो आपका सभी एग्जाम के लिए आपका हेल्पफुल करेगा। जैसे सेंट्रल लेवल का अगर मैं बात करूं तो एसएससी जेई हो गया, सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो गया, आरआरबी जेई हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका इसरो डीआरडीओ जेई एई का एग्जाम हो गया, स्टेट लेवल एई जेई का एग्जाम हो गया, फिर आपका पीएसयू का एग्जाम हो गया। सभी एग्जाम के लिए आपका मास्टर सीरीज होने वाला है, बिकॉज इस सीरीज में हम लोग सब्जेक्ट वाइज सारे वो क्वेश्चन को डील करेंगे जो रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है इन सभी एग्जाम्स में, यानी स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के जो भी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया सब्जेक्ट वाइज, उसको मैं यहाँ पे डील कराऊंगा। इसके अलावा कुछ मैं क्वेश्चन ऐसा भी ऐड करूंगा जो काफ़ी आपका एक्सपेक्टेड रहेगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो पूछा जाने वाला यानी पूछा जा सकता है वैसे क्वेश्चन को लेंगे। और यहाँ पे कंप्लीट आपको रिविजन भी मिलेगा सब्जेक्ट वाइज। जैसे अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज योर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस भी सब्जेक्ट को पहले लेंगे मैकेनिकल का, उस सब्जेक्ट का हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे, सारे कंप्लीट रिवीजन करते हुए चलेंगे वन बाय वन करके सारे सब्जेक्ट को। ठीक है, हम लोग वो सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन लेंगे, हर एक टॉपिक का क्वेश्चन लेते हुए चलेंगे। तो एंड ऑफ द सीरीज आपको क्या मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिकल का कंप्लीट आपको रिवीजन मिल जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चन के बेस पे। इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का आपको एक कलेक्शन मिल जाएगा, वैसे क्वेश्चन का सीरीज आपको पता चल जाएगा जो आपको हर एक एग्जाम में रिपीटेड पूछा जाता है, हर बार रिपीट करके पूछा जाता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और जैसे आप लोगों को पता है, और एक सीरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूं, अभी तक आपका वीडियो मिल भी गया होगा अगर आप 1-2 दिन के बाद देख रहे हो तो, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करेंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम का रहे, एसएससी जेई रहे, आरआरबी जेई रहे, एचपीसीएल रहे, या फिर आपका एमईएस रहे, या फिर आपका यूपी आर्मिल रहे, किसी भी एग्जाम का रहे, हम लोग उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं। सभी एग्जाम का करेंगे वन बाय वन करके, ताकि आपको वो भी पता चले कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। सो वो तो एक टारगेट, मान लीजिए आप एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे तो सिर्फ एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज देखोगे। लेकिन ये जो सीरीज है, अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो तो सारे एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस सीरीज को देखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे आपको इंडिया के सारे एग्जाम का यहाँ पे क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएगा, और आपको एक तरह से मैकेनिकल का कंप्लीट रिवीजन मैं आप लोग को करा दूंगा। एंड यहाँ पे मैं आप लोग को और एक चीज़ बता देता हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, उसका मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के थ्रू मैं आप लोगों को कंप्लीट एमसीक्यू को सॉल्यूशन कराऊंगा। इजंट इट, समझ रहे हो कि नहीं। चलिए, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ये सभी एग्जाम के हेल्पफुल करेगा, आपको ढेर सारा लगभग 3-4 हज़ार का क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगा, थ्योरी वगैरह का भी रिवीजन करा दूंगा, कंप्लीट मैकेनिकल का रिवीजन हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिलने वाला है। ठीक है, डेली आपको एक वीडियो मिलेगा, नाइट में मिलेगा, लगभग आपका 8 से लेकर 9 के बीच में आपको डेली अपलोड हो जाएगा वीडियो। आप लोग अगर डेली बेसिस पे देखोगे तो आपको बर्डन नहीं पड़ेगा। अगर 10 दिन बाद, 12 दिन के बाद देखते हो, 10-15 दिन के बाद देखते हो, तो एक साथ 15 वीडियो हो जाता है, तो आपको देखने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप क्या करो, डेली वीडियो आता है, आप लाइव आ जाओ, उसी टाइम पे पढ़ लो, एंड आप लोग का बर्डन कम होता जाएगा और आपको प्रैक्टिस भी चलते रहेगा। चलिए, अब बात करते हैं कि सर जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, तो हर एक सब्जेक्ट में लगभग कितना वीडियो आएगा। तो गाइज, हर एक सब्जेक्ट में लगभग मैं टारगेट लिया हूँ कि 10+ वीडियोज लाऊँ। जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 10 वीडियो आएगा, बिकॉज हर एक एग्जाम का एमसीक्यू क्वेश्चन को मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन को मिलूंगा, तो थोड़ा वीडियो तो टाइम ले ही लेगा, समझ रहे हो। ऊपर से मैं यहाँ पे चलूंगा टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक को मैं कवर करूंगा जो आपके एई और जेई का सिलेबस में रहता है। तो काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी रिसर्च करके इस कोर्स को डिजाइन किया गया आप लोगों के लिए, तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो कंप्लीट अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल में कितना इसमें वीडियो आने वाला है, तो लगभग मुझे लग रहा है 80+ वीडियोज़ आएगा, 60 से लेकर 80 वीडियो रहने वाला है। लगभग 2 महीना का ये सीरीज चलेगा, और ये आप किसी भी एग्जाम का अगर प्रिपरेशन करो सभी के लिए हेल्पफुल करेगा, जैसे मैं आप लोगों को बता दिया। ठीक है, चलिए गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका पार्ट 1 है, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं किसको, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को, राइट। चलिए,
एंड अगर जिसको पता नहीं है मेरे बारे में, माय नेम उत्तम कुमार, एक्सपर्ट फॉर एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट लेवल एजे, गेट एंड पीएसयू एग्जाम्स, mentor more than 40,000 students, 5 year plus online teaching experience in the field of mechanical engineering, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में पढ़ा चुका हूँ सिंस 5 ईयर से। इसके अलावा वेरियस एजे के एग्जाम को मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, जैसे एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो गया, यूपीएससी को मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, जेपीएससी ए को मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, गेट को मैं 2 टाइम क्वालिफाई कर चुका हूँ विथ ऑल इंडिया रैंक 500। तो ये सभी मेरा क्रेडेंशियल है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। अब हम लोग सब कुछ आप लोग को पता चल गया होगा। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को। तो ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं इसलिए बताया बिकॉज आज फर्स्ट था। इसके बाद जो आएगा वीडियो, तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट जो है क्वेश्चन, मतलब टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और हम लोग बढ़ते हुए चलेंगे। चलिए, और आप लोग भी ट्राई करना क्वेश्चन लगाना है कि भाई आप लोग को आ रहा है या नहीं। पॉज कीजिए, पहले खुद से आंसर कीजिए, नहीं आएगा तो मेरा सोल्यूशन देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, अ फोर्स वाइल एक्टिंग ऑन अ बॉडी में चेंज इट्स मोशन, बैलेंस द फोर्स, यहाँ पे फोर्स होगा, ठीक है, फोर्स है, बैलेंस द फोर्स ऑलरेडी एक्टिंग ऑन इट। सी नंबर में है, गिव राइट टू द इंटरनल स्ट्रेस इन इट एंड ऑल ऑफ दिस। मतलब बोल रहा है अ फोर्स वाइल एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, दिस वन इज योर बॉडी। इस बॉडी में अगर मैं यहाँ पे फोर्स कोई एक्ट कर रहा है, ये मेरा फोर्स इस बॉडी में लग रहा है, तो बताइए इसमें क्या क्या होगा, उसमें क्या क्या हो सकता है। बोल रहा है चेंज इट्स मोशन, क्या उसका मोशन में क्या वो गति करने लगेगा। भाई सबसे पहले आपको लोगों को समझना पड़ेगा सर फोर्स क्या होता है। तो जैसे मैंने कहा, थोड़ा बहुत थ्योरी भी बताते हुए चलूंगा, ठीक है, मैं पार करते नहीं चलूंगा, मैं सारे वो बच्चे को देखूंगा जिसका बच्चे को कुछ भी नहीं आता, वो भी ट्राई करूंगा कि एक्सप्लेनेशन करते हुए चलूं ताकि आप लोग का हेल्प करे। फोर्स क्या होता है, बेसिकली देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स का काम रहता है अगर कोई मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाना, अगर कोई रेस्ट में है तो उसको मोशन में करना। फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है, ठीक है, बॉल क्या है, वो रेस्ट में है, अभी क्या है, वो रेस्ट में है। आप इसमें फोर्स अप्लाई करोगे, तो फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या करने लगेगा, वो मोशन करने लगेगा, वो गति में आ जाएगा। और अगर कोई बॉडी मेरा गति में है, मूव कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो, अपोजिट डायरेक्शन पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो बॉडी क्या होगा, स्टेशनरी यानी रेस्ट में आ जाएगा। तो आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई करके उसको आप उसका स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दिए। अगर वो रुका हुआ था तो गति में ले आए, मोशन में ले आए, अगर कोई मोशन में था उसको रेस्ट कंडीशन में ले आए। समझ आया कि नहीं। या फिर याद रखिएगा, और टेंस टू, याद रखना, मैं आपको डेफिनेशन थोड़ा इसका बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देखो हम लोग जो है जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखो होता क्या, मैं आप लोग बताता हूँ, सिलेक्शन, मैं आप लोग को गुरु मंत्र भी देते हुए चलूंगा कि क्यों बहुत सारे स्टूडेंट जो है लाखों बच्चे भरते हैं और सिलेक्टेड ही बच्चा क्यों जॉब लेता है, उसको मैं रीजन आप लोग समझाता हूँ। अधिकतर जो भीड़ होता है ना, वो क्या करता है, बच्चा इस तरह का एमसीक्यू क्वेश्चन देखता है, एंड वो सभी सीरीज काफ़ी चलता है जिसमें बच्चा को बस ये बताया जाता है इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर सी होगा, मतलब रट के। अब लड़का क्या करता है, इसका सी होगा, क्यों होगा नहीं पता, जब एग्जाम में जाता तो कंफ्यूज हो जाता, वहाँ पे घुमा दिया जाता क्वेश्चन को। यही दिक्कत है। और आज के टाइम पे बड़े बड़े कोई भी यूट्यूब चैनल आप देख लो, सब यही करता है, बस क्वेश्चन लिया और बोला इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कर ही नहीं रहा। और लड़का को पसंद भी आता कि 10 मिनट में 100 क्वेश्चन सोल्यूशन कर लिए, लेकिन वो वैल्यूबल नहीं है। आप 1 घंटा में 10 क्वेश्चन करो, लेकिन समझ के करो, तब जाके आप, क्योंकि वो 10 क्वेश्चन समझ लिए ना, तो समझने के थ्रू आप जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ उससे आप और कितना सारा क्वेश्चन को भी समझ जाओगे। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों को क्वालिटी पढ़ना, क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना है, ये नहीं कि एक टाइम में कितना ज़्यादा पढ़ें। अगर अच्छे स्टूडेंट है, आप लोग को जॉब लेना हो तो, बिकॉज बाबू जॉब लेने से आपका करियर सुधरेगा, आने वाला जनरेशन आपका सुधरेगा, आपके फैमिली, आपके घर परिवार, मम्मी पापा सबको आप लोग का आस लगाए हुए कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, भाई पढ़ रहा है तो अच्छा वो कुछ करेगा। तो आप अपने साथ चीट मत कीजिए, अच्छी तरह से मेहनत लगा के पढ़िए। एक बार मेहनत से पढ़िएगा तो 100% जॉब लग जाएगा। तो समझना, पार मत करना, नहीं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा सर फटाफट पार स्पीड करते हुए चलिए, आपको अगर रस्से लगे तो, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन करते हुए चलूंगा, ठीक है। चलिए देखो, फोर्स का पहले मैं आप लोग को डिफाइन कर देता हूँ कि बेसिकली फोर्स क्या होता है, ठीक है। ये तो समझ गए कि अगर बॉडी कोई गति में है, मोशन कर रहा है, तो उसको हम लोग रोक सकते हैं, और कोई रुका हुआ तो उसको हम लोग फोर्स लगा के मोशन में ला सकते हैं। बट याद रखना, ये प्रोड्यूस होता है और टेंस टू प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस लिखने दीजिए एक बार, फिर मैं आपको समझाता हूं। प्रोड्यूस और टेंस टू प्रोड्यूस, टेंस टू प्रोड्यूस, ठीक है। या फिर बोल सकते हो और डिस्ट्रॉय और टेंस टू डिस्ट्रॉय, टेंस टू डिस्ट्रॉय क्या, मोशन। अब देखो ये लाइन मैंने लिखा ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने ये कहा
कि फोर्स क्या होता है, किसी भी बॉडी में अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो वो क्या हो जाता है, मोशन करने लगता है। या फिर कोई बॉडी मूव कर रहा है, जैसे कोई बॉल स्पीड से आ रहा है तो आप रोक लोगे फोर्स अप्लाई करके। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि काफ़ी, मान लो काफ़ी हैवी बॉल है, कोई मेटल का, समझ लो मेटल का क्या एक बॉल है, अब इसमें कोई छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा क्या किसको कर रहा है, इसको धक्का लगा रहा है, क्या कर रहा है, धक्का लगा रहा है, तो क्या वो उसको मूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन वो टेंस टू प्रोड्यूस, मतलब वो ट्राई कर रहा है कि मोशन में लाए, टेंस टू प्रोड्यूस इन मोशन, वो ट्राई कर रहा है कि मोशन में लाए, लेकिन क्या वो मोशन हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। सिमिलरली मान लो कोई मेटल का बॉल है और वो मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या, मैं फिर से ले लेता हूँ कि एक मेरा मेटल का यहाँ पे बॉल है, ठीक है, मेटल का बॉल है, ये पहले तो रेस्ट कंडीशन पे था और ये अब मूव कंडीशन पे है, मोशन पे है, ठीक है। क्या है ये मेरा, मोशन पे है, मोशन में है। अब ये मोशन कंडीशन पे और कोई बॉडी, एक बच्चा है जो इसको रोकने का ट्राई कर रहा है, तो क्या ये रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। क्यों, क्योंकि मेटल का जो है वो मास ज़्यादा है और वो हाई स्पीड से आ रहा है, एक्सेलेरेशन भी है, तो उसको रोक नहीं पाएगा क्योंकि इसके ज़्यादा ये फोर्स जो है ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसी का अगर ये रुका हुआ है तो इसको मोशन में ले रह पा रहा है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई रुका हुआ तो उसको मोशन में लाएगा तभी फोर्स बोलेंगे, या फिर अगर वो चल रहा है तो उसको रोकेगा तभी फोर्स नहीं, अगर वो ट्राई भी कर रहा है ना तब भी उसको फोर्स बोल सकते हैं। इसलिए मैं कहा प्रोड्यूस यानी कि मोशन में लाएगा, या फिर टेंस टू प्रोड्यूस मोशन, मतलब वो ट्राई करेगा मोशन में लाने का। सिमिलरली डिस्ट्रॉय मतलब उसको मोशन को डिस्ट्रॉय करेगा, खत्म करेगा यानी रोकेगा, या फिर वो टेंस टू डिस्ट्रॉय द मोशन यानी कि रोकने का ट्राई करेगा, तो इसको हम लोग फोर्स कहते हैं। समझ आई मेरी बात कि नहीं, ये चीजें है। अच्छा, और मैं कुछ चीजें बता देता हूं यहाँ पे फोर्स से रिलेटेड, इतना आप समझ गए कि क्या फोर्स होता है। अब हम लोग और चीजों की बात करते हैं। मैं यहाँ पे अब बात करूंगा कि बताइए जब फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है तो क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात है, एक बॉडी है, इस बॉडी में अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, समझिएगा बहुत अच्छी तरह से, यहाँ मैं फोर्स अगर अप्लाई कर रहा हूं तो ये क्या करेगा, आप ही समझो। बॉल है, उसमें अगर आप फोर्स लगाओगे तो या तो वो टेंस टू प्रोड्यूस, मतलब या तो वो नहीं मूव करेगा लेकिन आप ट्राई करो, या फिर वो मूव कर सकता है, मोशन कर सकता है। ये बॉडी यहाँ है तो हो सकता है ये बॉडी यहाँ आ जाए, यहाँ कर जाए, यहाँ मूव कर जाए, क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई किया, ज़्यादा फोर्स लगा तो मूव कर जाए, यानी कि बॉडी क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, यानी कि मोशन कर सकता है, चेंज इट्स मोशन कर सकता है। अच्छा, पहली बात। दूसरा बात क्या कर सकता है कि वो क्या कर सकता है, रिटार्ड कर सकता है मोशन ऑफ द बॉडी को, मतलब धीरे धीरे मंद गति यानी कि धीमा होना। जैसे कि एक बॉडी है जो पहले से ही मूव कर रहा है, बॉडी क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये मेरा मोशन में गति मूव कर रहा है, और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया, तो आप इसको क्या कर सकते हो, रिटार्ड। रिटार्ड मतलब क्या, इस तरह का आता है क्वेश्चन, इसीलिए मैं वही लिख रहा हूं, रिटार्ड दी मोशन, रिटार्ड दी मोशन। रिटार्ड मीन्स क्या होता है, रोकना, धीमा करना। तो फोर्स अप्लाई करके आप धीमा कर रहे हो, गति को स्लो कर रहे हो। पहले मान लो अगर 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आ रहा था तो उसको आपने 5 कर दिया, 2 कर दिया, मतलब धीरे कर दिया, धीमा कर दिया। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, रिटार्ड कर रहे हो, ये भी कर रहे हो। दूसरा, तीसरा बात कर लेते हैं कि हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है ना, जैसे मान लो यहाँ पे एक फोर्स लगा हुआ है, 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ऑलरेडी अगर बॉडी में कोई फोर्स लगा हो तो उसको मैं बैलेंस कर सकता हूं। कैसे, जस्ट अपोजिट एक फोर्स मैंने लगा दिया, ये भी 10 न्यूटन का लगा दिया, अब ये बॉडी आ रहा था, इधर से भी मैंने लगा दिया, रुक गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन, बैलेंस हो गया, तो मैं बैलेंस कर सकता हूं। तो ये सब कंडीशन बता रहा हूं, जब एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई होता तो क्या क्या होता है वो मैंने बताया, 3 कंडीशन बताया। और क्या, इंटरनल स्ट्रेस जनरेट हो सकता है। जैसे आपने ये बॉडी मेरा था, अगर मैंने यहाँ पे फोर्स F1 लगाया और फोर्स लगाया, F2 फोर्स लगाया, यहाँ से मैंने F3 फोर्स लगाया, यहाँ से मैंने F फोर्स लगाया, ये इतना सारा जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है, मान लो कोई मेटल का बॉडी है तो यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स अंदर में है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। आपको पता है ना, सॉलिड लिक्विड गैस का अगर बात करेंगे, मान लो ये मेरा सॉलिड है, ये मेरा लिक्विड है और ये मेरा गैस है, ठीक है, ये गैस है। तो सबका अगर मॉलिक्यूल्स का मैं बात करूंगा तो गैस सॉलिड में क्या रहता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स काफ़ी ज़्यादा रहता है। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स काफ़ी आपस में जुड़ा हुआ रहता है, साथ साथ में रहता है, अटैच रहता है। गैस का बात करेंगे थोड़ा थोड़ा ये दूर रहता है, और अगर लिक्विड का बात करें, और गैस काफ़ी दूर रहता है, गैस क्या रहता है, काफ़ी दूर दूर रहता है। तो जब मैं यहाँ पे सॉलिड में फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, सॉलिड बॉडी में फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या होगा, आपस में फ्रिक्शन जनरेट होगा। आप दबा रहे हो ना, फ्रिक्शन जनरेट होगा, और फ्रिक्शन के चलते वो क्या होगा, हीट होगा, और हीट होगा तो इंटरनल स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस क्या होता है, अब मैंने देखो इन दोनों हाथ को लिया, रगड़ा,
हाथ को लिया रगड़ा, तो देखो धीरे धीरे आप देखो कुछ देर के बाद ये गर्म होना स्टार्ट होता है। क्यों गर्म हुआ? क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ना फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन के चलते गर्म हो रहा है, थर्मल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, स्ट्रेस आ रहा है दोनों आपस में। क्योंकि स्ट्रेस बेसिकली आता क्यों है? इंटरनल स्ट्रेस के चलते, बिकॉज वहां पे जैसे ही इस बॉडी को मैं यहाँ पे इधर से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो ये बॉडी नहीं चाहता कि मैं अपने आप को तोड़ूं। आपने इस बॉल को तोड़ना कोई चाह रहा, कोई मान लो बॉडी बिल्डर है उसको तोड़ना चाह रहा, बिग शो टाइप से, बिग शो ले लो या फिर अंडरटेकर ले लो, बॉल को तोड़ना चाह रहा, कोई हेवी बॉडी बिल्डर है। लेकिन ये क्या बॉल चाहेगा कि मैं तुरंत टूट जाऊं? नहीं, ये अपोजिट डायरेक्शन से क्या करेगा, इसको रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट करने का ट्राई करेगा। जब वो रेजिस्ट करेगा तो आपस में फ्रिक्शन जनरेट होगा और वो हीट करेगा, ठीक है। और इसको हम लोग दबा रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, तो इंटरनल स्ट्रेस जनरेट होता है। तो क्या हो सकता है यहाँ पे? इंटरनल स्ट्रेस जनरेट कर सकता है, इंटरनल स्ट्रेस जनरेट यहाँ पे हो सकता है। तो ये कुछ मैंने बताया, ए बी सी एंड डी, ये चार जो है वो हो सकता है कब? जब एक यही वाला क्वेश्चन ही था आपका, ए फोर्स वाइल एक्टिंग ऑन अ बॉडी में क्या क्या हो सकता है। आप देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ऑटोमेटिक मिल जाएगा। पहले वो रहा चेंज इट्स मोशन, बिल्कुल सर मोशन चेंज हो सकता है। आपने इधर से फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी कहीं यहाँ चल जाएगा, है ना। अगर इधर से अप्लाई किया तो बॉडी कहीं इधर चल जाएगा। जिस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे उसी डायरेक्शन में, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो ये बिल्कुल ए नंबर सही है। बी नंबर क्या है? बैलेंस दी फोर्स ऑलरेडी एक्टिंग ऑन इट। मैंने कहा ना इधर से अगर 10 न्यूटन का लगाए, अपोजिट करके उसको बैलेंस कर सकते हैं, हो सकता है। गिव राइट टू इंटरनल स्ट्रेस ऑन इट, इंटरनल स्ट्रेस जनरेट कर सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। यानी कि ऑल ऑफ दी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। समझ आया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा डी नंबर। समझ आया? और मैंने यहाँ पे थ्योरी जो बताई वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, थोड़ा मैं ये बताया कि जो आपका सॉलिड फोर्स होता है, और चीज़ें मैं कुछ बताता हूँ, और मैं चीज़ें कुछ बताता हूँ। फोर्स जान लो कि फोर्स जो होता है वो मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है मेरा? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है सर? वेक्टर क्वांटिटी। देखो दो तरह का क्वांटिटी होता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर में क्या होता है? स्केलर में सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन का जरूरत, मैग्नीट्यूड का सिर्फ जरूरत पड़ता है। क्या जरूरत पड़ता है? मैग्नीट्यूड। मैं आपको समझा रहा हूँ। एंड अगर मैं बात करूंगा वेक्टर क्वांटिटी का, तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी जरूरत पड़ता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। कैसे सर? थोड़ा एग्जांपल समझाइए सर। मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे डियर, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एग्जांपल लेके चलो टाइम का, समय का जैसे मैंने कहा कि 10 बज रहा, ठीक है, सुबह का 10 बज रहा। तो क्या यहाँ पे 10, ये 10 बेसिकली क्या है? ये वैल्यू है, मतलब ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब होता है उसका वैल्यू। जैसे मैंने कहा कि भाई 10 kg मैंने चावल लाया या आटा लाया, मम्मी आपको दुकान से लाने बोली 10 किलो, तो क्या हुआ? मास हो गया। तो ये जो मैंने कहा 10 किलो, ये क्या है? ये आपका मैग्नीट्यूड है। क्या यहाँ पे डायरेक्शन का जरूरत पड़ा कि 10 किलो नॉर्थ डायरेक्शन पे लाएं मतलब दुकान से? नहीं, आपने नहीं जरूरत पड़ा। टाइम आप बताते हैं, क्या डायरेक्शन देके बोलते हैं कि 10 बज रहा है उत्तर दिशा में, 10 बज रहा है नॉर्थ में, 10 बज रहा है साउथ में? नहीं, आप सिर्फ बोलते हैं 10 बज रहा है, या 10 kg या फिर 5 kg, इस टाइप से। लेकिन जब वेक्टर क्वांटिटी का बात आता है तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे यहाँ का एग्जाम्पल क्या हो जाता है, जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ फोर्स ही। फोर्स होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी वगैरह होता है। तो देखो कैसे, जैसे मानो एक बॉडी मैंने यहाँ पे लिया, ये क्या है? एक बॉडी है, और मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, यहाँ देर से F1 लगाया, और मान लो ये बॉडी क्या है? कोई भी सब्जेक्ट ले लो, जैसे कोई डिब्बा है, बॉक्स है, और आपसे बोला गया कि एक इस बॉक्स को उठा के आपको एक पर्टिकुलर एरिया में रखना। जैसे घर है और ये 4 कमरा है, आपको कहा गया कि ये जो सेकंड कमरा है ना, इस सेकंड कमरा में आपको जाके इस बॉक्स को रखना है। यानी कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर रखोगे तभी जाकर काम माना जाएगा। जैसे कुली जो बोला जाए कि एक ट्रेन के खास बोगे में जाके आप सामान को रखो, ढोना है, वो क्या करेगा? किसी और बोगे में अगर आकर सामान रख देगा तो क्या उसको आप पैसा दोगे? नहीं पैसा दोगे, बिकॉज वो काम नहीं किया। लेकिन वो एक्चुअल में काम तो किया है, लेकिन आपके अनुसार काम नहीं किया, बिकॉज वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं गया। तो यहाँ पे वो उठाया, मान लो लोड कितना है, इसमें भी तो वो भाड़ा लेगा ना, फेयर जो लेगा। ज़्यादा बक्सा वगैरह है, ज़्यादा अगर ट्रॉली वगैरह है, तो लगेज है, तो आपसे ज़्यादा पैसा लेगा, कम है तो कम लेगा। यानी कि वो बेसिकली जो वेट है, जितना नहीं, मान लो 100 न्यूटन का वेट है, तो बेसिकली क्या, ये मैग्नीट्यूड हो गया। एंड आपने कहा कि आपको इस पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जाना है, यानी वो डायरेक्शन भी हो गया। इसीलिए जब भी हम लोग फोर्स दिखाते हैं ऊपर में एरो दिखाते हैं, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे ये जो आपका एरो दिखा रहा है, ये दिखाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे आपको लगाना पड़ेगा, और एफ का वैल्यू कुछ होता है, मान लो 10 न्यूटन, तो ये हो गया मेरा मैग्नीट्यूड, और ऊपर वाला दिखाता है मेरा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों का जरूरत पड़ता है वेक्टर क्वांटिटी में, और फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए, ये भी मैंने फोर्स का बता दिया। चलिए, और क्या रह गया? और अच्छा, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, फोर्स से रिलेटेड सारा वो चीज़ बता ही देता हूँ आज आप लोग को, ठीक है। फोर्स से और एक चीज़ समझ लो कि फोर्स, मान लो कोई बॉडी पे, ये मेरा फिर से एक बॉडी ले लेते हैं, फोर्स बॉडी में
हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें जो इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा उसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, मेरे बात समझ लो ना। बॉडी मान लो दबा रहे हैं तो पिचक जाएगा, टूट जाएगा, उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, और डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगा मैग्नीट्यूड का। क्या? मैग्नीट्यूड का। अब बात करेंगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होता है। जैसे मैंने कहा ना 10 न्यूटन का लोड लगा रहे हैं भाई, ये बॉडी में जैसे आप लोग एक बॉल लो और हेवी कोई दबा के उसको तोड़ दिया बॉल को, मेटल का बॉल को, तो ऑब्वियसली बात बोलेंगे भाई बढ़िया ताकतवर है। एक लोहा का बॉल को तोड़ दिया या लकड़ी को तोड़ दिया, मोड़ दिया, यानी है तो किस पे पता चलेगा कितना वो लोड लगाया, तो बेसिकली वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है। तो तब जाके डिटरमाइन आप कर सकते हो फोर्स को। यहाँ डिटरमाइन करने का मैं बता रहा हूँ, डिटरमाइन कि डिटरमाइन आप कैसे करोगे। तो पहला हो गया मैग्नीट्यूड। सेकंड चीज अगर बात करेंगे तो लाइन ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन मतलब फोर्स मान लो बॉडी मूव करके यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ अगर बॉडी मूव कर गया तो लाइन ऑफ एक्शन पता होना चाहिए कि बॉडी कहाँ लग रहा है। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझने के लिए समझो, इस तरह का कोई बार है ना, और आपने फोर्स कहाँ लगाया, आपने फोर्स अगर लगाया बीच में तो क्या होगा, ये बॉडी मूव करके कहीं यहाँ पहुँच जाएगा, इस तरह करके यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन यही फोर्स को आपने टॉप पे लगाया, कहाँ लगाया, टॉप पे लगाया, तो अगर देखो टॉप पे आप लगाओगे तो बॉडी मूव कर जाएगा। मेरी तरफ देखिए, ये मेरा पेंसिल है, मैंने फोर्स यहाँ लगाया तो बॉडी ऐसे मूव करेगा, लेकिन अगर टॉप में लगाया तो देखो ये मूव कर जाएगा, ये रोटेट कर जाएगा, तो कपल यहाँ क्रिएट होगा। तो लाइन ऑफ एक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो लाइन ऑफ एक्शन रहेगा तब जाकर हम उसका डिटरमाइन कर सकते हैं फोर्स का इफेक्ट। और क्या हो सकता है, हम लोग को नेचर पता होना चाहिए, नेचर ऑफ दी फोर्स। ठीक है, नेचर, जैसे कि आप बोल सकते हो पुल एंड पुश, पुल एंड पुश, ठीक है, यानी आप धक्का दे रहे हो या फिर पुश, यानी इसको और एक तरीका से बोल सकते हो कोई बॉडी में हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो कंप्रेसिव फोर्स, तो वो क्या हो जाएगा, पचक जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, या फिर खींच के लंबा करना है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेंसाइल फोर्स। तो कंप्रेसिव और टेंसाइल से भी पता चलेगा कि वो लंबा हो रहा है। मान लो कोई रबड़ को आप लो ऐसे खींचो तो लंबा हो जाएगा, तो वहाँ हम लोग टेंसाइल फोर्स लगा। अगर दबा रहे हैं तो छोटा हो जाएगा, कंप्रेसिव। तो उसमें भी डिपेंड करेगा कि फोर्स का क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो नेचर वहीं पता चलता है। एंड इसके अलावा अगर फोर्थ में बात करेंगे, द पॉइंट एट विच फोर्स इज एक्टिंग, यानी किस पॉइंट पे मेरा फोर्स लग रहा है, मतलब इस पॉइंट पे लग रहा है, यहाँ पॉइंट पे लग रहा है, यानी कि कहाँ फ्रैक्चर होगा उस पॉइंट में। तो ये सभी चीज़ें को आप लोग को पता होना चाहिए फोर्स से रिलेटेड। ठीक है, चलिए ये सभी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, हर वो चीज़ मैंने आप लोग को बता दिया। तो अब हम लोग मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखो इससे आप ढेर सारा क्वेश्चन यहाँ लगा लोगे और काफ़ी चीज़ों को आप समझ गए। यहाँ से आप देखो, आप अगर समझोगे सर आपने तो एक क्वेश्चन बताया, लेकिन डियर आप देखना ध्यान से, अभी तक आपको 10 से 15 क्वेश्चन आप यहाँ पे लगा लिए, तो आप वो चीज़ को समझना, कॉन्टेंट को समझना, ये मत जाना कि ये क्वेश्चन लगाया। चलिए सेकंड नंबर का आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन। यहाँ क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स। देखो मैंने बता चुका हूँ, इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी वी मस्ट नो। अगर किसी बॉडी में मुझे इफेक्ट पता करना उस फोर्स का, एक बॉडी मैंने लिया, फोर्स लगाया, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, वो टूटेगा, फूटेगा, है ना, लंबा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, घूमने लगेगा, इसको हम लोग की क्या क्या चीज़ पता होना चाहिए, तब जाके पता चलेगा। तो मैंने जस्ट बताया मैग्नीट्यूड होना चाहिए, जैसे 10 किलो, 5 किलो, 8 किलो का लग रहा फोर्स, तो वो पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन पता चलना, जैसे मैंने कहा ना, सीधा लगा तो ऐसे मूव करेगा, ऊपर लगा तो घूमने लगा, तो लाइन ऑफ एक्शन भी इंपॉर्टेंट है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेचर ऑफ द फोर्स, जैसे मैंने कहा ना पुश और पुल, पुश कर रहे हैं कि पुल कर रहे हैं, आपको गेट को खोलना है तो आप उस डायरेक्शन पे लगाएं तो खुल गया, तो आपको पता होना चाहिए ना कि पुश किए कि पुल किए, तो ये भी पता होना चाहिए। यानी ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ आया, इसीलिए मैंने बताया। चलिए तो इस तरह आप देखोगे, जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, तब पता चलेगा कितना आपका हेल्पफुल रहने वाला है ये आपका थ्योरी। चलिए द 1 kg ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे बड़ा अच्छा यहाँ पे आ गया, बड़ा अच्छा यहाँ पे आ गया। चलिए और एक मैंने जो नहीं बताया था वो बता देते, यूनिट के बारे में बता देते हैं। फोर्स का यूनिट अगर आपसे कोई पूछे तो वो भी आपको पता होना चाहिए। देखो फोर्स क्या होता है सर जी, फोर्स मुझे पता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि न्यूटन के सेकंड लॉ से आता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बात करेंगे मास को कैसे हम लोग लिखते हैं सर, मास को मैं यहाँ पे लिखता हूँ केजी से, ऐसा यूनिट की बात करते हैं केजी लेते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का आता है तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी अपन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी अपन टाइम को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। और वेलोसिटी क्या होता है, ये वी, वेलोसिटी क्या होता है सर, वेलोसिटी होता है चेंज इन, मतलब टाइम के साथ, जो टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस, टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम कहने मतलब सिंपल ये है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, समझ लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी एक्सेलरेशन अगर निकालेंगे तो v के जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं, d/t, और d मीटर है, उसको डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मीटर में लेते हैं, तो ये आ गया ऐसा यूनिट मीटर, और टाइम को हम लोग लेते हैं सेकंड में। यानी वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर
डिवाइड बाय सेकंड, मीटर बाय सेकंड, मीटर बाय सेकंड। ओके, तो v के जगह में हम लोग मीटर बाय सेकंड पुट कर देते हैं, m यहाँ पे पुट कर दिए। ये समझ आया ना, ये देखो कहाँ से, ये जो वेलोसिटी है ये निकला मीटर बाय पर सेकंड, तो यहाँ मैंने पुट कर दिया। और नीचे में मेरा अभी भी है, ये है क्या, टाइम यानी कि सेकंड। तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग एसआई यूनिट का यहाँ पे वैल्यू कोट कर देंगे। एक्सेलरेशन का क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या आएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो जाता है मेरा फोर्स का यूनिट। अब इसी को हम लोग बोलते क्या, दिस इज कॉल योर एसआई यूनिट। अब ये आज के टाइम पे पूछता नहीं है। आज के टाइम पे एसआई यूनिट को एक सिंपल टर्म में कहा जाता है न्यूटन। क्या कहा जाता है, न्यूटन। तो एसआई यूनिट को न्यूटन कहा जाता है, ध्यान रखना आपको, ये पूछा जाएगा न्यूटन। और एक पूछा जाता है, एक एमकेएस यूनिट होता है, उसको पूछा जाता है कि बताइए फोर्स का एमकेएस यूनिट क्या होता है। ये तो समझ गए हैं कि फोर्स का अगर मैं बात करूंगा एसआई यूनिट तो वो होता है न्यूटन, लेकिन अगर मैं बात करूंगा एमकेएस यूनिट का, एमकेएस यूनिट का, तो एमकेएस जो यूनिट होता है फोर्स का, वो होता है आपका किलोग्राम फोर्स। क्या हो जाता है, किलोग्राम फोर्स, या फिर शॉर्ट में क्या बोलेंगे, केजीएफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एमके यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो याद रखना, एमके यूनिट ऑफ फोर्स होता है यहाँ पे केजीएफ। अच्छा, एक क्वेश्चन और एक पूछा जाता है कि न्यूटन बड़ा है या फिर केजीएफ बड़ा है, क्योंकि दोनों याद रखो, केजीएफ जो अभी मूवी आ रहा है केजीएफ 2, इससे ध्यान रखना केजीएफ बना बड़ा है। तो याद रखना यहाँ पे क्या है, केजीएफ जो होता है मेरा ज़्यादा बड़ा होता है, न्यूटन जो होता है छोटा होता है। दोनों मेरा क्या होता है, यूनिट ऑफ फोर्स है, बोथ आर यूनिट ऑफ फोर्स। एक क्या हो जाता है, अगर मैं बात करूंगा केजीएफ, तो केजीएफ क्या हो जाता है आपका एमकेएस यूनिट है, एंड न्यूटन क्या है मेरा, ये मेरा एसआई यूनिट है। हाँ, मैं अब बात कर रहा था कि सर जी आपने जो कहा कितना बड़ा होता है ये मुझे बताइए। तो न्यूटन का लगभग 10 गुना होता है। याद रखना कि देखो न्यूटन एक है, लेकिन केजीएफ याद करना, वही यश का जो मूवी आप लोग अभी केजीएफ इंडिया में ब्लॉकबस्टर किया, इससे याद रखना केजीएफ बहुत बड़ा था, गोल्ड माइन से रिलेटेड मूवी था, तो बड़ा है। तो केजीएफ मेरा बड़ा होता है, कितना बड़ा, लगभग 10 गुना। यानी कि अगर मैं बात करूंगा कि अगर एक केजीएफ का बात करूंगा, केजीएफ, एक सेकेंड, एक केजीएफ का बात करूंगा तो इज इक्वल टू होता 9.81, लगभग 10 गुना बड़ा। तो याद रखना ये वाला चीज को कि भाई अगर आपसे ये कहे कि बड़ा क्या होता, तो ये तो आप समझ गए कि सर जी मेरा जो बड़ा होता है दैट इज योर केजीएफ। केजीएफ मेरा बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है सर, न्यूटन का लगभग 10 गुना बड़ा होता है। तो यहाँ से आप लोग सभी चीज समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है क्वेश्चन पे, बैक में 1 kg फोर्स इज इक्वल टू, केजी फोर्स मतलब समझ रहे हो ध्यान से, ये क्या है बेसिकली केजीएफ है यहाँ पे, यानी न्यूटन का एमकेएस यूनिट यहाँ पे दिया गया, एमकेएस यूनिट, और ये न्यूटन में दिया गया, मतलब दोनों के बीच में रिलेशन कहा गया। अभी जस्ट मैंने कहा कि केजीएफ जो होता है वो क्या होता है, 10 न्यूटन के बराबर होता है। 10 न्यूटन मतलब 9.81 के आसपास, जो जी का वैल्यू होता है उससे याद रह जाएगा आप लोग को। तो देखो यहाँ पे 9.8, यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ से होप्स हो कि ये भी चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग अपने से भी ट्राई करना ये सभी का। जैसे ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था तो आप लोग लगाए होंगे, और वैसे थ्योरी जरूर देखना, जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस आप 10 क्वेश्चन, मैंने कहा ना जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 10-12 जो वीडियो आने वाला, बस इसको देखो, फिर आप देखो कितना आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे इस सब्जेक्ट में, सिर्फ इसी सीरीज को देख के। चलिए बात करते हैं हम लोग, और सारे टॉपिक को मैं यहाँ पे लिया हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। 4th नंबर का क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4th नंबर का क्वेश्चन, 4th नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट ऑफ नंबर्स ऑफ फोर्सेस इन ए गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू रिजॉल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट इन द सेम डायरेक्शन इज नोन एज। तो डियर बेसिकली जो है ये प्रिंसिपल ऑफ रेजुलेशन ऑफ फोर्स का कह रहा है। प्रिंसिपल ऑफ रेजुलेशन ऑफ फोर्स क्या कहता है, अलजेब्रिक जितने भी आपका नंबर ऑफ फोर्सेस होता है एक डायरेक्शन पे लगता है, उसके रिजल्टेंट के डायरेक्शन के इक्वल होता है। तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ये क्या करना है आपको, बस स्टेटमेंट को यहाँ पे ध्यान रखना है, बस ये यहाँ पे कहा गया है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे, ये स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट कुछ तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। बाकी जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा ना तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बता दूंगा, बिकॉज इसका एक्सप्लेनेशन अगर करूंगा तो अभी आपको प्रूव करना पड़ेगा। एक प्रूव होता है, प्रूव के थ्रू आपको समझ में वो चीज़ आएगा, जिसमें 25-30 मिनट आपका टाइम ले लेगा, ठीक है। चलिए, लेकिन वो आपका स्टेटमेंट है, वो ध्यान रखना। बात करते हैं आगे, द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग ऑन एंगल थीटा इज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये बेसिकली हम लोग फाइंड आउट करते हैं जब फोर्सेस 2 तरह का होता है, एक होता है पैरेलल फोर्सेस, एक होता है नॉन पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल क्या होता है फोर्सेस सर, फोर्सेस
पैरेलल फोर्सेस होता है जब एक फोर्स इस डायरेक्शन पे जा रहा है, दूसरा भी इस डायरेक्शन पे जा रहा है, मतलब जब दोनों एक दूसरे को काटता नहीं है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पैरेलल फोर्सेस। ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, और ये एक दूसरे को कभी कट करेगा नहीं करेगा। या फिर आप बोल सकते हो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा मेंटेन रहेगा, x यहाँ पे है, यहाँ भी x रहेगा। डिस्टेंस अगर सेम रहता तो वो कभी एक दूसरे काटेगा नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल फोर्सेस। एक होता है नॉन पैरेलल फोर्सेस, क्या होता है एक मेरा नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल फोर्सेस। ये क्या होता है सर, नॉन पैरेलल फोर्सेस जो एक दूसरे को कट कर दे, जैसे देखो ये मेरा यहाँ से गया और दूसरा मेरा कट कर दिया, ये मेरा हो गया ये F1 फोर्स, ये मेरा F2 फोर्स। या फिर आप ले लो इस तरह करके, इस तरह दिखाते हैं हम लोग, ये F1 फोर्स, ये F2 फोर्स। ये देखो एक दूसरे को कट कर रहा है, एक दूसरे को कट कर जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पैरेलल फोर्सेस। या फिर आप बोल सकते हो नॉन पैरेलल फोर्सेस हमेशा कुछ एंगल पे रहता है, ऑलवेज विथ सम एंगल रहेगा, उसको हम लोग नॉन पैरेलल फोर्सेस करेंगे, जो एक दूसरे को कट कर देता है, जिसके बीच का डिस्टेंस देखो हमेशा चेंज होते रहेगा। यहाँ का डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ का डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ का डिस्टेंस कुछ और है, तो वो डिस्टेंस चेंज होते रहता है, उसको बोलते हैं नॉन पैरेलल फोर्सेस। तो ये जो रिजल्टेंट फाइंड आउट किया जाता है ना पैरेललोग्राम के थ्रू, वो हम लोग नॉन पैरेलल फोर्सेस का कहते हैं। अब वो देखो क्या होता है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो समझ गए यहाँ पे, अब बात करते हैं नॉन पैरेलल फोर्सेस का। था क्या रिजल्टेंट का बात आ रहा, पहले समझ लो कि क्यों मैंने कहा नॉन पैरेलल फोर्सेस का ही ये बात कर रहा है, ये नॉन पैरेलल का बात कर रहा है, पैरेलल का क्यों नहीं। क्योंकि डियर मान लो पैरेलल फोर्सेस यहाँ पे है 10 न्यूटन, और ये भी एक मेरा पैरेलल फोर्स है 12 न्यूटन। अब इसका मुझे रिजल्टेंट मतलब समझ लो, आपके घर में 4 आदमी कमाने वाला है, आपके पापा हैं, आपके मम्मी हैं और 2 भाई हैं। कोई मान लो एक भाई कमाता 50,000, आपके पापा कमाते 50,000, मम्मी कमाते 40,000, और एक भाई कमाता 20,000। आपको समेशन करना, तो सबका रिजल्टेंट जोड़ के बता दिए, 50 + 40 90 हो गया, 20 कमाता भाई तो 90 + 1,10,000, और कोई 10,000 कमाता तो 1,20,000 रिजल्टेंट मेरा हो गया, सबको जोड़ के। तो अगर आपको पैरेलल फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा तो आप क्या करोगे, तो आप लोग सर रिजल्टेंट इक्वल टू 10 न्यूटन और प्लस 12 न्यूटन, तो यहाँ क्या 22 न्यूटन मेरा रिजल्टेंट हो गया, आंसर आ गया, सिंपल। तो पैरेलल फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो सेम डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन रहा तो जैसे एक मेरा लगा 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन पे और मेरा एक इस डायरेक्शन पे जा रहा है 12 न्यूटन, एक अपोजिट जा रहा है, दोनों अपोजिट, तो घट जाएगा, एक बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, मतलब 12 में से 10 गया तो रिजल्टेंट मेरा क्या निकला 2 न्यूटन। ये कैसे समझोगे, मान लो आपका 2 भाई है, एक भाई है जो पैसा सेविंग करता है, ठीक है, मान लो एक भाई कमाता है 12,000 कमाता है, और एक छोटा भाई है जो 10,000 उसके पैसा पढ़ाई में चल जाता है, तो 10,000 मंथली आ रहा है, लेकिन 10,000 वो खर्च कर दे रहा है, तो 2,000 बचा, मतलब रिजल्टेंट कितना मंथली आ रहा था। आप बोलोगे सर रिजल्टेंट आता तो 12,000 है, लेकिन खर्च हो जाता है या रेंट में, या फिर आपका दुकान चलता है किसी चीज़ में, आपका वो वेस्ट हो जा रहा है, तो बच रहा सिर्फ 2,000। तो रिजल्टेंट मतलब हम लोग समेशन करके, तो पैरेलल फोर्सेस का समेशन करना काफ़ी ईजी होता है। क्या करना, सिंपल, हम लोग को या तो जोड़ देना है, सेम डायरेक्शन में रहा तो और अपोजिट डायरेक्शन में रहा तो उसको घटा देना है। लेकिन दिक्कत कब होता है, जब मेरा नॉन पैरेलल फोर्स है। जैसे आप यहाँ पे देख लो, ये मेरा था F2 फोर्स 10 न्यूटन का, और ये मेरा F1 फोर्स है 12 न्यूटन का। अब बताओ इसको कैसे जोड़ोगे। तब यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग अलग अलग थ्योरम, जिसके थ्रू हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, जिसके थ्रू हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, पैरेललोग्राम बना के, ट्रायंगल बना के, ताकि इजी पड़े, ठीक है। उसी में से एक हम लोग बहुत ही फेमस है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, उसी का यहाँ पे यूज करके जो है रिजल्टेंट फाइंड आउट किया जाता है। तो उसी का यहाँ पे बात हो रहा है। अब देखो वो क्या होता है, मैं आप लोग को समझाता हूँ। होता ये है कि ये एक मेरा फोर्स हम लोग लेते हैं और ये दूसरा एक फोर्स लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मान लेते हैं इसको P हम लोग मान लिए, और चूंकि मेरा फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन ऊपर वाला है एरो, और P मान लो कुछ मैग्नीट्यूड है 10, 15, 20, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन यानी वेक्टर क्वांटिटी, और ये मेरा Q फोर्स है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ एंगल पे यहाँ है, यानी कि मेरा नॉन पैरेलल फोर्सेस है। तो करते क्या है ना, इसको हम लोग बना देते एक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बना दो। पैरेललोग्राम कैसे बनता पता है ना, मैथ का चीज़ है। तो देखो ये मेरा पैरेललोग्राम बन के रेडी हो गया। बस समझ लो कि रेक्टेंगल जैसा ही रहता है, बस एक एंगल में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो पैरेललोग्राम बन गए। अब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ना, वो मेरा रिजल्टेंट देता है। बस सिंपल सा यही है। क्या मैंने कहा, इस पैरेललोग्राम, दो मेरा एरो दे दिया है, इसको हम लोग पैरेललोग्राम बना के, और डायगोनल से मुझे क्या मिल जाता है, यहाँ पे डायगोनल से मुझे मिल जाता है रिजल्टेंट। डायगोनल से मुझे क्या मिल जाता है, रिजल्टेंट। अब इस रिजल्टेंट को फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने का थ्योरम मैं आप प्रूव कराऊंगा थ्योरी में। यहाँ डायरेक्ट जान लो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कॉस थीटा क्यों आया क्यों नहीं आया, रिजल्टेंट आता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए, जो मेरा फोर्स है वो मेरा क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो ये तो रिजल्टेंट हुआ ना, तो रिजल्टेंट मतलब क्या हो गया, ये मेरा मैग्नीट्यूड हो गया, या फिर बोल सकते हो वैल्यू हो गया, ये वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट।
लेकिन डायरेक्शन भी तो चाहिए, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट tan फाई से निकालते हैं। अब फाई क्या होता है, देखो ये जो थीटा बेसिकली है ना कॉस थीटा, ये थीटा क्या है, ये थीटा है फोर्सेस के बीच के एंगल, एंगल बिटवीन फोर्स, एंगल बिटवीन क्या है मेरा फोर्सेस, कौन सा फोर्सेस भाई, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, पी और पी के बीच में जो यहाँ पे दिया गया है ना ये चीज पी एंड क्यू के बीच में, ये मेरा थीटा है। लेकिन यहाँ पे मैं tan फाई का बात कर रहा हूँ आगे, ये tan फाई, ये बेसिकली क्या है, ये मेरा रिजल्टेंट जो है वो मेरा हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ, मतलब पी एंड क्यू के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। मतलब सिंपली रिजल्टेंट जो है वो डायरेक्शन के साथ, एक फोर्स के साथ कितना एंगल पे रिजल्टेंट जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो रिजल्टेंट किधर जा रहा है, तो आप बोलोगे सर जी रिजल्टेंट मेरा इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो हम पूछ रहे हैं रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो बोलेंगे सर हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो यहाँ जो भी निकला, मान लो 30 निकला, तो 30 डायरेक्शन में रिजल्टेंट मेरा जा रहा है। तो tan फाई बेसिकली हम लोग निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। ये क्या हो जाता है मेरा, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट। और ये क्या हो जाता है, ये मेरा हो जाता है आपका q साइन थीटा डिवाइड बाई p प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, p प्लस क्यू कॉस थीटा। अब ये कहाँ से आया ये आपको समझना पड़ेगा जब मैं आप लोग को प्रूव कराऊंगा। और दोनों चीज़ क्यों आया, दो क्यों आया, क्योंकि जस्ट मैंने कहा कि फोर्स होता है मेरा वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर में मेरा मैग्नीट्यूड का भी जरूरत पड़ता है और डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ता है। तो एक से मेरा मैग्नीट्यूड मिला जो रिजल्टेंट दिया, और एक से मेरा यहाँ पे क्या आया आपका डायरेक्शन है। फाई क्या है, रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, इधर भी आप फाई ले सकते थे, किसी भी फाई को लेके चल सकते थे। और बाकी ये आया कैसे, तो इस तरीके से आता है। तो रिजल्टेंट यहाँ पे देखो क्या आएगा, एंगल थीटा के साथ, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू पे स्क्वायर 2pq cos थीटा, यानी कि यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा, और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो चीज़ आप लोग को रट लेना है, ठीक है। अभी अगर नहीं समझ आ रहा तो रट लेना, अगर आप थ्योरी मेरा नहीं देखे हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं tan फाई का, ये कैसे लिखेंगे, tan q साइन थीटा डिवाइड बाई p प्लस क्यू कॉस थीटा। इसका मैं ट्रिक एक बता देता हूँ। आप लोग को ये पता है ना, यहाँ पे मान लो यहाँ से देखना थोड़ा सा, है ना, यहाँ देखना कि एक मेरे यहाँ एक फोर्स जा रहा है ना, एक मेरा हॉरिजॉन्टल के साथ, मान लो एक मेरा q इस तरह करके, एक सेकंड ना, इस तरह करके एक मेरा क्यू फोर्स जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ मेरा एंगल बनाए हुए हैं। आप लोग को पता नहीं इसको रिजॉल्व करना पड़ता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इधर एक रिजल्टेंट फाइंड आउट करूँगा और इधर से रिजल्टेंट हम लोग मतलब इसको रिजॉल्व करूँगा। और ये एंगल मान लेते हैं 30 है और क्यू का वैल्यू है मेरा 10 न्यूटन का। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्यू है तो यहाँ आ जाएगा क्यू साइन थीटा, या फिर क्यू की जगह में जैसे 10 है तो 10 आ जाएगा साइन, एक सेकंड, जिसके साथ एंगल बना रहा है उसको हम लोग कोस लेके चलते हैं। तो ये भाई देखो यहाँ पे थीटा जो दिया है 30 किसके साथ बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इसको कोस लेके चलेंगे, मतलब क्यू आ जाएगा मेरा यहाँ पे कॉस थीटा, फिर वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू की जगह में 10 कॉस 30, और ऊपर में ऊपर वाले को टच तो नहीं कर रहा तो ऊपर वाले को साइन लेते हैं, मतलब यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट मेरा क्यू साइन थीटा, या फिर आप बोल सकते हो क्यू की जगह में क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरा 10 साइन 30। समझ आए कि नहीं, ये चीज़ है। या फिर आप फिर से एक बार देख लो, और एक बार मैंने क्या कहा, सिंपल जिसके साथ टच करता, ऑलवेज ये चीज़ याद रखना, काफ़ी इजी चीज़ है, बहुत बार मैं बता चुका हूँ कि ये मान लो एक मेरा फिर से ले लेते हैं यहाँ पे 10 न्यूटन जा रहा है और ये मेरा थीटा है यहाँ पे 60, तो मैं रिजॉल्व इसको करूँगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, ये मेरा इधर आ जाएगा एक मेरा वर्टिकल और इधर आएगा हॉरिजॉन्टल। तो जिसके साथ टच करता ना हमेशा एंगल, तो 60 के साथ टच करा, किसके साथ टच करा, आपका हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इधर आ जाएगा 10, आ जाएगा यहाँ पे कॉस, जिसके साथ टच करा उसको कॉस लेके चलेंगे, और जस्ट अपोजिट वाला साइन, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा साइन 60। और एक में अगर मैं चेंज कर देता हूँ कि ये 60 एंगल यहाँ ना बना के ये बनाएगा वर्टिकल के साथ, तो क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे देख लो, इस बार क्या मैं करता हूँ कि ये मेरा एंगल बना रहा है इसके साथ 60 का, ठीक है। अब देखो मैं अगर इसको रिजॉल्व करता हूँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10 न्यूटन, 10 आ जाएगा, इधर कॉस आ जाएगा। देखो इस बार मैंने ऊपर तरफ कॉस लिया, क्यों, क्योंकि ये थीटा जो है वो ऊपर के साथ बना रहा है, इधर आ जाएगा मेरा क्या 10 साइन 60, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो इसका यूज क्यों किया, देखो यहाँ पे जो 30 बना रहा है एंगल किसके साथ बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये किसके साथ नहीं बना रहा है, क्यू के साथ नहीं बना रहा है, तो ऊपर में मैंने क्यू साइन थीटा लिख दिया। साइन थीटा में से देखना, साइन थीटा रट लो, क्यू ऊपर मिलेगा साइन थीटा, और जस्ट नीचे में क्यू कॉस थीटा कर दो, ऊपर में क्यू साइन थीटा, जस्ट अपोज में क्यू कॉस थीटा, एंड पी एक एक्स्ट्रा ले लेंगे जो टच नहीं कर रहा है जिसके साथ, मतलब जिसके साथ सॉरी टच कर रहा है, तो उसको लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। समझ आया, चलिए एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये अगर हो गया ना तो हम लोग 15-20 क्वेश्चन और एक यहाँ पे प्रैक्टिस हो गया।
15-20 क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। समझो कैसे, जैसे मैंने कहा ये हो गया मेरा, फिर से लिख लेते हैं, और मेरा ये गया, ठीक है। मैं टाइम लूँगा लेकिन ऐसा बताऊँगा, इसीलिए मेरा बहुत सारे स्टूडेंट मेरा कम देखते हैं, लेकिन जो देखता सिलेक्शन पक्का लेता। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे यहाँ से प्रीवियस 5 ईयर में SSC JEE में लड़का जॉब ले चुका है, DRDO में ले चुका है, इसरो में ले चुका है, UP आर्मी में ले चुका है, RTO इंस्पेक्टर में ले चुका है। तो बहुत सारे जॉब है, JSSC में अच्छा क्वालिफाई किया लड़का। तो आप बस अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, जैसे मान लेते हैं ये मेरा Q था और मेरा P था, मैं लिखना सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों फोर्स दिया गया है और ये मेरा ये इसके बीच में, दोनों फोर्सेस के बीच में थीटा एंगल ले लेते हैं। एंड रिजल्टेंट मान लो कहीं बीच में आएगा, मान लो यहाँ पे मेरा रिजल्टेंट आ गया, और रिजल्टेंट जो है, एक सेकंड, रिजल्टेंट को किसी अदर कलर से मैं ले लेता हूँ। यहाँ मैं रिजल्टेंट को ब्लू से ले लेता हूँ, ये मेरा रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट इसके साथ फाई एंगल बना रहा है। तो मैं आपको लिखाना क्या सिखा रहा था भाई, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, मतलब tan फाई। क्या लिखोगे, किसके साथ टच कर रहा है, तो टच किसके साथ नहीं कर रहा, पहले वो देखो। तो सर यहाँ पे Q के साथ टच नहीं कर रहा, तो Q, और यहाँ पे साइन थीटा भी क्यों लिखोगे, मैंने क्या कहा, जिसके साथ टच कर रहा है ना उसको कॉस बनाता, तो टच कर रहा है यहाँ पे P के साथ, तो इधर तो कॉस बनाएगा ना। तो आपने चूंकि Q लिया है तो Q के साथ साइन लोगे, तो Q साइन, और जस्ट मैंने कहा Q साइन थीटा, तो नीचे में एक बार लिख लो Q कॉस थीटा, ये याद रखना, Q ऊपर में साइन तो नीचे में P, और यहाँ प्लस करके जो टच नहीं कर रहा, क्योंकि Q तो आपने लिख लिया, बचा क्या P, तो यहाँ P लिख लेना, बस हो गया ये चीज़। अब थोड़ा मैं आपका थोड़ा चेंज करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या करा, इस बार जो फाई का वैल्यू है ना ऊपर ले दिया, यहाँ पे इस बार फाई दे दिया कि इसके साथ बोल रहा है। इस बार क्या करोगे, तो tan फाई इक्वल टू, सर किसके साथ टच नहीं कर रहा है, तो P के साथ टच नहीं कर रहा ना, तो इस बार आप क्या कर लोगे, P साइन थीटा कर दोगे, और नीचे में क्या कर दोगे, Q साइन थीटा कर दोगे, और किसके साथ टच कर रहा है, Q के साथ। तो यहाँ पे क्या, एक सेकंड, P साइन थीटा P कॉस थीटा करेंगे ना, एक सेकंड, हाँ, P कॉस थीटा करोगे, और किसके साथ टच कर रहा है, Q के साथ, तो Q प्लस कर दोगे। समझ आया, ऊपर में जो टच नहीं कर रहा उसको लिखना है, और साइन थीटा क्योंकि ये इसके साथ टच कर रहा है, तो इस बार इधर कॉस आ जाएगा, तो इधर मेरा साइन आ जाएगा, इधर साइन आ जाएगा, क्योंकि इधर कॉस आ जाएगा, इधर बार रिजोल्व करेंगे तो इधर ऑटोमेटिक कॉस आ जाएगा। ये इस तरह करके आपको क्या करना है, ये बेसिकली क्या है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। और वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट वो होता है R इक्वल टू, एकदम रखना, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा रूट अंडर में रहता है। दोनों चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। चलिए गाइस, बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। यहाँ से हम लोग देख लिए थे, ये करेक्ट आंसर मेरा C हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर में देखते हैं क्या बोल रखा है। तो 6 नंबर का आ रहा है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग ऑन ए एंगल थीटा मैक्स एन एंगल अल्फा विद द फोर्स P देन दी। देखो वही चीज यहाँ पे पूछ गया ना। चलो क्वेश्चन को देख के बनाते हैं। दो फोर्स यहाँ पे P एंड Q है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। एक हम लोग लेते हैं P, तो ये मेरा P है और मेरा ये Q है। P एंड Q है, कहा गया एंगल थीटा, इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल थीटा है, एंड अल्फा मैक्स एन एंगल अल्फा विद द फोर्स P। अल्फा एंगल क्या हम लोग लेते थे, याद करो, अल्फा रहता था रिजल्टेंट जो बनाता था। और देखो रिजल्टेंट किसके साथ बना रहा, P के साथ। तो पहले तो रिजल्टेंट ले लो, मान लो बीच में कहीं रिजल्टेंट आएगा और रिजल्टेंट P फोर्स के साथ यहाँ पे अल्फा बना रहा है, अल्फा बना रहा है। तो आपको यहाँ पता रहा है कि भाई tan फाई बेसिकली डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखना सीख चुके हैं कि tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा सर किसके साथ टच करा, P के साथ। तो हम लोग Q लिखेंगे सर, जिसके साथ टच नहीं कर रहा है तो Q लिखें। और सर यहाँ पे चूंकि टच कर रहा तो इधर आपका कॉस आ जाएगा, तो यहाँ जिसके साथ टच नहीं कर रहा तो वो साइन आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे। तो आ जाएगा यहाँ पे Q, एक सेकंड, यहाँ क्या आ जाएगा मेरा Q साइन थीटा डिवाइड बाई Q कॉस थीटा, और जिसके साथ टच कर रहा है यानी P यहाँ पे कर देंगे। तो ये जहाँ भी आंसर आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे Q साइन थीटा प्लस यहाँ पे थीटा है, Q साइन थीटा प्लस P प्लस Q कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ गया 6 का C विल बी योर करेक्ट आंसर। बस सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा यहाँ पे और एक क्वेश्चन ना थोड़ा घुमा के पूछ देता है। जैसे देखो ये अगर मैं यहाँ पे हटाता हूँ, ठीक है, थोड़ा बैक जाता हूँ और एक थोड़ा मैं क्वेश्चन बताता हूँ जो हो सकता है आगे चलकर मेरे भी क्वेश्चन यहाँ सिलेक्ट भी किया गया, सब चीज़ मैं बताते चलूँगा तो आपको मज़ा आते चलेगा सीरीज को, है ना। चलिए मैं यहाँ पे कर रहा था, ये थीटा का वैल्यू जो है, अच्छा रिजल्टेंट मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे रिजल्टेंट लेके चलता हूँ। तो मैंने क्या रिजल्टेंट लिखा था सर, क्या होता है रिजल्टेंट, एक मिनट जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट, हाँ, ओके। मैं ये कह रहा था डियर कि एक चीज़ मुझे बताइए रिजल्टेंट क्या होता है। तो सर रिजल्टेंट होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। थीटा जो एंगल दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल रहता है। सर जी
अगर ये थीटा का वैल्यू, देखो ये एंगल है पी एंड क्यू के बीच में, कुछ यहाँ पे थीटा है जो 90 से आपको देख रहे हैं कम है थीटा का वैल्यू, लेकिन अगर ये थीटा का वैल्यू हम लोग 90 ले लेंगे, मतलब ये मेरा पी क्यू इधर रहेगा और पी इधर रहेगा। अब देखो यहाँ पे जो ये जो आपका थीटा का वैल्यू है तो 90 हो गया ना। इस केस में रिजल्टेंट क्या आएगा, तो कुछ नहीं करना आपको, cos थीटा के जगह में बस यहाँ पे 90 वैल्यू पुट कर देना है। और यू नो दैट कि cos 90 का वैल्यू क्या हो जाता है, तो सर cos 90 का वैल्यू होता है 0, और cos 90 का वैल्यू 0 होगा तो ऑब्वियसली बात है पूरा का पूरा 2pq cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0, तो बचेगा ओनली क्या, तो रिजल्टेंट इक्वल टू बचेगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कब, जब मेरा दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 90 रहे। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है, आपको बोल देगा कि 2p थीटा है और दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 दिया गया, उस केस में बताओ रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, अच्छा और एक कंडीशन, ये हो गया वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट ना, क्या हो गया वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट कहा जाए तो जब 90 रहे तो यानी कि tan phi इक्वल टू क्या होता है, तो मैंने जस्ट कहा था तो होता है q साइन थीटा एंड हो जाता है मेरा p प्लस क्यू कॉस थीटा। सिमिलरली चूंकि थीटा का वैल्यू 90 है तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग साइन 90, क्या पुट करेंगे यहाँ पे साइन 90, और यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग कॉस 90। आपको पता है कि जस्ट मैंने कहा कि cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू हो जाएगा 0, और sin 90 का वैल्यू होता है 1, तो ये पूरा कट क्या आ जाएगा मेरा 1। तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे tan phi इक्वल टू बचेगा ऊपर में q और नीचे में मेरा बचेगा p, तो ये मेरा बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा tan phi इक्वल टू बच जाएगा। मतलब ये हो गया मेरा क्या, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट कहा जाए तो आपका q बाई पी हो गया, एंड वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट कहा जाए तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया रूट अंडर में, जब मेरा दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल मेरा 90 डिग्री रहता है। समझ आया। अच्छा और एक चीज यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं सर, तो सर यहाँ पे दो फोर्सेस के बीच का हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। कैसा फोर्स का सर, नॉन पैरेलल का, नॉन पी ए पैरेलल फोर्सेस का, नॉन पैरेलल का। नॉन पैरेलल क्यों, क्योंकि एक दूसरे को कट करा कुछ एंगल पे, क्योंकि पैरेलल तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड पैरेलल, ये पैरेलल तो है नहीं, तो नॉन पैरेलल फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन मैं आप लोग को बताता हूं, चीज बताइए, यहाँ तो दो ही फोर्स है ना, अब मान लो यहाँ पे हजारों फोर्स लगा दो, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ढेर सारा फोर्स अप्लाई करते हैं। देखो कितना क्वेश्चन बन रहा है इससे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक पॉइंट से मान लो ये एक गया इस तरह करके P गया, यहाँ गया एक Q गया, यहाँ एक गया मेरा PQR, यहाँ गया S गया। अब सबसे पहले तो सभी को हम लोग रिजॉल्व करेंगे सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल सम ऑफ द वर्टिकल में। जैसे कि मान लो इस S को मैं करूँगा और यहाँ पे सबका मैं एंगल भी दे देता हूँ, इस तरह करके, इस तरह करके और ऐसे करके। जैसे P जो है इसके साथ 30 एंगल बना रहा है, S जो है इसके साथ 30 एंगल बना रहा है। ठीक है, अगर R जो है इसके साथ 60 एंगल बना रहा है, इसके साथ कुछ मान लो एक R ही बना रहा है, एक सेकंड, हाँ ये मैंने कर दिया, और एक एंगल लास्ट बचा। तो मान लो ये जो Q है ये इसके साथ बना रहा है कुछ, एक सेकंड, हाँ जस्ट अ मिनट वेट कीजिएगा यहाँ पे, हाँ Q इसके साथ कुछ बना रहा है 30 एंगल, इस तरह का 30 60 30 एंगल बना रहा है। तो सबको पहले रिजॉल्व करेंगे। बात चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? अगर ये चीज़ आप लोग को समझ नहीं आ रहा ना तो मुझे एक पेज मुझे लेने दीजिए, मैं क्या समझाने का ट्राई कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं ये कह रहा था, एक पॉइंट मैंने लिया और कुछ इस तरह का मैंने फोर्स एक करा, एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स, और तीन ही फोर्स में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा P है, ये मेरा Q है और मेरा ये R है। ठीक है, और सब ये कुछ एंगल जो है इस तरह करके दिया गया है, और ये इसके साथ 30 एंगल के साथ बना रहा है, इसके साथ बना रहा है मान लो 45 का, और ये इसके साथ बना रहा है कुछ 60 का। तो आप इसको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे, रिजल्टेंट, तो कि नॉन पैरेलल है। अब यहाँ पे तो दो फोर्स का बात नहीं किया गया है, यहाँ दो से ज़्यादा है। अगर दो फोर्सेस रहता तो क्या करते आप, P एंड Q अगर दिया रहता तो आप फट से क्या करते, इसको पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते और रिजल्टेंट इसके डायगोनल से निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे दो फोर्स से ज़्यादा दिया गया है और नॉन पैरेलल है, क्योंकि सब एक दूसरे को कट कर रहा है, नॉन पैरेलल है। अब इसका सर कैसे हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे, तो मैं आप लोग को बताता हूँ इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का तरीका। इसको सबसे पहले आपको रिजोल्व करोगे, देखो उसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, इसको दो में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तीन फोर्स को दो में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर पांच भी रहता दो में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे में समझो, देखो यहाँ पे P जो फोर्स है, क्या मैं इसको सम ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में सॉल्व नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। जैसे P को मैंने क्या करा, इधर भी सॉल्व करा और इधर भी सॉल्व करा, क्योंकि पता 30 हॉरिजॉन्टल के साथ टच कर रहा, तो यहाँ आ जाएगा मेरा P cos थीटा। P का वैल्यू अगर कुछ रहता, मान लो ये 10 रहता है ना, तो ये क्या आ जाता है मेरे यहाँ पे 10 cos थीटा, और अगर यहाँ करेंगे हम लोग इधर आ जाएगा तो 10 sin थीटा। सेम Q का अगर बात करेंगे तो Q का भी ऊपर तरफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे 45 है ना, तो इसके साथ पहले 45 इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो इधर आ जाएगा मेरा क्या, Q को भी मान लेते 12 दिया जाता है ना, 12 न्यूटन का, तो क्या आ जाता है यहाँ पे,
आ जाता है यहाँ पे 12 cos 45 और ऊपर तरफ क्या आ जाता है यहाँ पे 12 sin 45। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सेम इसी तरह अगर 60 देखो 60 आर के साथ बना रहा तो एक इधर आएगा फोर्स, देखो मैं इसको और कलर ग्रीन से दिखा रहा हूँ, एक इधर आएगा और एक इधर जाएगा। तो 60 किसके साथ बना रहा है? हॉरिजॉन्टल के फिर से, तो वो कॉस आ जाएगा। तो आर का वैल्यू मान लेते हैं 20 दिया रहा था, 20 न्यूटन, तो आ जाता है मेरा 20 cos 60 और यहाँ जाता 20 sin 60। तो देखो यहाँ पे सबको जो है हम लोग यहाँ पे 6 फोर्स आपका मिल गया। सबसे पहले किसका, मैं अगर P का बात करूँ तो P का एक मुझे मिला ये और एक मिला मुझे P का ये 10 न्यूटन वाला, 2 मिला P का। अगर बात करेंगे हम लोग Q का, तो Q का भी मुझे 2 मिल गया। Q का कौन कौन सा मिला? Q का मिला मुझे 12 और ये मिला ये मेरा ये 12 वाला मिला। एंड अगर बात करें R का जो कि 20 दिया गया था, इसका भी मुझे 2 मिला। कौन कौन सा मिला यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक मेरा 20 साइन और ये मिला, तो 6 मिल गया। अब क्या मैं बोल सकता हूँ, नहीं सम ऑफ, क्या मैं इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं फाइंड आउट कर सकता हूँ? सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फाइंड कर सकता हूँ, इज इक्वल टू 0, सम ऑफ वर्टिकल इक्वल टू 0 फाइंड आउट करता हूँ, क्योंकि इक्विलिब्रियम हो गया इसलिए मैंने 0 करा। सम वर्टिकल में क्या क्या जाएगा? वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल आप ले लो, तो आप ले लो ये वाला वर्टिकल, तो वर्टिकल में क्या हो गया? इसको और इसको, ये सभी मेरा वर्टिकल वाला हो गया। तो सभी वर्टिकल को एक साथ आप ले लेना इस तरह करके कि भाई सम ऑफ वर्टिकल इक्वल टू हो जाएगा 10 sin 30 प्लस 12 sin 45 और ये नीचे तरफ जा रहा है, ये नेगेटिव ले लो, माइनस 20 sin 60। तो आ गया एक मेरा वैल्यू। और वर्टिकल में बात करेंगे, है ना, सॉरी मैंने हॉरिजॉन्टल लिखा, ये वर्टिकल वाला है, ठीक है, ये क्या है मेरा? वर्टिकल वाला है। एक सेकंड है, ये वर्टिकल वाला मैंने फाइंड किया, ये क्या है? सम ऑफ वर्टिकल है, सम वर्टिकल है। और सम हॉरिजॉन्टल फाइंड करेंगे तो हॉरिजॉन्टल में क्या है? ये और ये है, तो आ जाएगा मेरा क्या? 12 cos 45 एंड प्लस 20 cos 60 और माइनस आ जाएगा 10 cos 30। तो यहाँ से दोनों मिल गया। और जैसे सम ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिला, फिर से आप याद करो कि मैं ये नहीं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, आर इक्वल टू रूट अंडर p² प्लस Q² प्लस 2pq cos थीटा। अब यहाँ पे लड़का को कन्फ्यूजन क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, सर यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू क्या पुट करेंगे? डियर ये देखो ध्यान से आप, ये भाई परपेंडिकुलर हो ही गया ना इसके बीच का ना, तो ये तो 90 ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि हम लोग ये वाले को शिफ्ट कर दिए। ये ऐसा था ना, इसको शिफ्ट करके हम लोग क्या किए? इधर कर दिए, यानी कि इसको हम लोग रिजॉल्व कर लिए 90 डिग्री में, तो ऑटोमेटिक मेरा 90 हो गया। इधर भी 90 आ चुका है, इधर भी 90 आ चुका है, इधर भी 90 आ चुका है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे cos का वैल्यू 90 यानी 0 हो गया। बचा क्या? रिजल्टेंट इक्वल टू में मेरा p² प्लस Q², मतलब p एक फोर्स और Q एक फोर्स। तो p को हम लोग सम ऑफ हॉरिजॉन्टल मान लो और इसको वर्टिकल मान लो, यानी कि रिजल्टेंट को आप और एक तरीका से लिख सकते हो। किस तरीके से आप लोग लिख सकते हो? r इक्वल टू रूट अंडर p के जगह में सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल का होल स्क्वायर प्लस सम ऑफ द वर्टिकल का होल स्क्वायर। वही बात है ना, यहाँ पे समझो हॉरिजॉन्टल का p मान लो और q मान लो, तो इस तरह से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आया? और सेम इसी तरह अगर बात करेंगे tan phi का, यानी कि डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करोगे? तो देखो जस्ट यहाँ पे जाओ, 90 वाला याद करो। 90 वाला क्या था? Q/P था ना, Q और P। तो अगर मैं इस पे आ जाता हूँ तो मैंने क्या माना यहाँ, इसको मान लो मान लिया था P and Q, तो PQ मेरा क्या था? वर्टिकल था, तो सम ऑफ वर्टिकल डिवाइड बाय सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल। क्यों? क्योंकि जस्ट हम लोग देखे थे कि tan phi इक्वल टू मेरा आया था Q/P, कब? जब थीटा इक्वल टू 90 लिए थे। आज अब फिर से बैक देख लो, देखो P/Q आया था कब? जब थीटा इक्वल टू 90 लिए थे। तो Q क्या है? सम ऑफ द वर्टिकल, ये क्या था? सम ऑफ द वर्टिकल डिवाइड बाय सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल। तो इस तरीके से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं रिजल्टेंट। तो ये सारा मैंने आपको जो है गुण दे दिया, जैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो रिजल्टेंट वगैरह। समझ आया डियर? तो ये सभी चीज़ें होता है, तो इस तरीके से आप लोग सब चीज़ देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा था? द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q सच दैट Q इज ग्रेटर देन Q, P इज ग्रेटर देन Q एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। भाई दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में लग रहा है, इधर भी P लग रहा है, इसी स्ट्रेट लाइन में मेरा Q लग रहा है, और बोल रहा P मेरा बड़ा है, जैसे मान लो ये 20 न्यूटन का है और ये मेरा 10 न्यूटन का है, तो बोल रहा कि अपोजिट डायरेक्शन, बट इज अपोजिट डायरेक्शन। एक सेकंड, ये मेरा अपोजिट डायरेक्शन पे है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक अपोजिट डायरेक्शन ले लेता हूँ। मान लो ये मेरा P इधर जा रहा है, एक सेकंड, हाँ, एक मेरा इस डायरेक्शन पे जा रहा है P एंड Q मेरा इस डायरेक्शन पे जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करने वाला, रिजल्टेंट क्या होगा? तो मैंने कहा ना पैरेलली फोर्स हो गया ना, मान लो इस तरह करके देख लो, ये मेरा P इधर जा रहा है और Q मेरा इधर जा रहा है। अब जैसे भी लिखो,
पी एंड क्यू, और बोल रहा है यहाँ पे पी मेरा बड़ा है, मान लो ये मेरा 20 न्यूटन का था और ये मेरा 10 न्यूटन का था। आपको क्या मैंने कहा, पैरेलल फोर्स का रिजल्टेंट कैसे फाइंड करो, सिंपल जोड़ क्या घटा के, जो अपोजिट जाता घटा देंगे, मतलब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 माइनस 10, तो 10 आ जाएगा। इनके बड़ा यहाँ पे क्या P है, तो जो कि P माइनस क्यू, तो P माइनस क्यू यहाँ पे रिजल्टेंट इक्वल टू आ जाएगा, तो P माइनस क्यू यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे सेम डायरेक्शन रहता तो P प्लस क्यू हो जाता, सिंपल, तो यहाँ पे बी आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो मैंने जितना थ्योरी बताया उतना सफिशियंट है, वो जो मैंने बताया ना वो 3-4 लेक्चर का है। द रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल फोर्सेस P मेकिंग एंगल थीटा इज गिवन बाय। चलिए गाइस ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 8 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो कहा गया कि 2 मेरा फोर्सेस है, देखो ध्यान से, द रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल फोर्सेस मेकिंग एन एंगल थीटा इज, तो 2 इक्वल फोर्सेस दिया गया, ये मेरा मान लो लेते हैं यहाँ पे P, लेकिन दोनों फोर्सेस मेरा P ही है, P एंड Q नहीं, दोनों P मेरा है, ये भी P और ये भी मेरा P, तो ये मेरा कुछ यहाँ पे थीटा दिया गया। अभी थीटा 90 है, क्या है, कम भी ले सकते हो इस तरह भी, P एंड Q, P एंड P भी ले सकते हो, कुछ भी हो सकता है, मुझे थीटा का नहीं पता है। तो सिंपल कहा गया एंगल थीटा दिया गया, तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करो, कुछ नहीं हम लोग करना है, बस वही R इक्वल टू, बस वहीं पे P के जगह में Q के जगह में P ही पुट कर देना है। तो R इक्वल टू मुझे क्या पता, P स्क्वायर प्लस Q के जगह में P ही पुट कर दो, तो P स्क्वायर कर देंगे प्लस 2PQ, तो फिर P एंड यहाँ पे कॉस थीटा रूट अंडर, तो P स्क्वायर मतलब 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस थीटा रूट अंडर, P स्क्वायर को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो 2P स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस आ गया यहाँ पे कॉस थीटा और रूट अंडर आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग इसको 2 मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ से क्या, पहले 2 के साथ यहाँ इंटू कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इंटू हो जाएगा 4P स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई एक को 2 ला लिए। समझे यहाँ पे ने क्या किया, एक 2 को मैंने जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और एक 2 को इसके जस्ट नीचे मैंने ले आया यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ मैंने कर दिया। अभी क्यों किया, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला ये होता, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4P स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट अंडर। अब कुछ नहीं है, 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 2 बचेगा, P स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो रूट से 2 खत्म हो जाएगा तो P बचेगा, और स्क्वायर से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा कॉस थीटा बाई 2। तो ये हो गया रिजल्टेंट इक्वल टू आंसर। क्या आ गया, रिजल्टेंट इक्वल टू आंसर आ गया। समझ आया कि नहीं, देखो मैंने क्या करा, √4 तो इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे था √P स्क्वायर, तो रूट खत्म, तो यहाँ पे P बच जाएगा, और रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो इसीलिए तोड़ के मैंने यहाँ पे रिजल्टेंट इक्वल टू फाइंड आउट कर दिया। तो 2P cos थीटा बाई 2, 2P cos थीटा बाई 2, यानी कि यहाँ पे B हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ आया कि नहीं, अच्छी तरह से आप देखिएगा, आपको समझ में पक्का आ जाएगा। वही एक जो मैंने रिजल्टेंट बताया उसी के बारे में, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन किया, क्योंकि मुझे पता है इस सब का यूज आपका होने वाला है। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट इस तरह नहीं यहाँ पढ़ा होगा, यहाँ जो पढ़ा होगा पूरा मेहनत 100% देके पढ़ा होगा, ताकि आप लोग सीखो। जो आप देखो ना, सिर्फ आज का क्लास आप देखो, आज का क्लास देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। खुद आपका आज ही के क्लास में आपको कॉन्फिडेंट काफी बिल्डअप हो जाएगा, बिल्डअप। चलिए आज ये क्वेश्चन नंबर 9 में लगाइए, क्या हो रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस ईच इक्वल टू P एक्टिंग एन एंगल राइट एंगल। ओके गाइस, जस्ट मैंने कहा ना, देखो यहाँ पे कह रहा है कि P फोर्स इक्वल P फोर्स है और वो राइट एंगल पे कह रहा है। इस बार क्या कह रहा है ना कि यहाँ पे P दिया है और ये भी मेरा P दिया है, और इस बार बोल दिया कि थीटा का वैल्यू जो है ना 90 है। अब क्या करना, कुछ नहीं, तो पूरा लिखा हुआ ना, क्या होता है सर, रिजल्टेंट इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो फिर P ले लेना है प्लस 2PQ, यानी फिर P और cos थीटा, तो cos की जगह में यहाँ पे 90 आ जाएगा, cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो पूरा का पूरा फिर 0 हो जाएगा, ये रूट अंडर था, तो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, तो 2P स्क्वायर का रूट अंडर, तो सर यहाँ पे √2 आ जाएगा और P स्क्वायर से कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे P आ जाएगा, तो रिजल्टेंट इक्वल टू √2P। क्या है यहाँ पे, क्या √2P, यानी D आ जाएगा करेक्ट आंसर। समझ आया ना यहाँ पे क्या किए, रूट अंडर और यहाँ पे इसका ये, तो √2 तो √2 रह गया, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो √2P बच गया रिजल्टेंट, सिंपल। तो सब आप देखो उसी से बना रहे हैं रिजल्टेंट इक्वल टू। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया द एंगल बिटवीन 2 फोर्स, ये मैंने छूट गया था, ये भी मैं बता दूंगा। द एंगल बिटवीन 2 फोर्सेस व्हेन रिजल्टेंट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये आपसे बड़ा पूछा जाएगा कि बताइए एंगल हम लोग क्या लेंगे, एंगल क्या बोलो, तो ये जो है ना, ये मान लो एक ले लेते हैं हम लोग P एंड Q ले लेते हैं, और ये एंगल यहाँ पे थीटा जो रहता है ना, बोलेगा इस एंगल का वैल्यू क्या लेंगे मुझे, मतलब सिंपल मैं बता रहा हूँ, रिजल्टेंट मुझे एक बार मैक्सिमम चाहिए और रिजल्टेंट एक बार मुझे मिनिमम चाहिए। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम और रिजल्टेंट मिनिमम कब आएगा, थीटा के किस वैल्यू में आएगा, ऑब्वियसली बात है। ये देखो आप पहले देखो, ये मेरा P था
और यहीं पे सटा हुआ मेरा क्यू है, दोनों एक साथ सटा हुआ है, समझो मेरे इस तरह से, यहाँ पे मेरा पी है और यहीं पे मेरा क्यू है। अब इसे धीरे धीरे देखो, यहाँ एंगल इसे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो ये थीटा का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो कब मेरा सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा, किस एंगल पे, और किस एंगल पे मेरा मिनिमम वैल्यू आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आप ये तो कॉमन सेंस अगर लगाओगे ना तो इसका आंसर आप दे सकते हो। कैसे? आप एक चीज़ बताओ, पी एंड क्यू अगर एक ही डायरेक्शन पे रहा तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो थीटा का वैल्यू तो यहाँ पे जीरो होगा ना डियर, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन पे है। देखो जैसे अगर मान लो यहाँ पे P है और थोड़ा सा भी Q ऊपर चल गया, यहाँ Q ऊपर है, तो ये मान लो अभी 20 डिग्री में है, तो देखो थीटा इक्वल टू 20 आ गया। और आपको पता है कि जैसे यहाँ पे याद करो 2PQ cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू जैसे हम लोग जीरो पुट करेंगे तो पूरा जीरो हो जाता है, तो यानी सबसे वहीं पे आएगा कम वैल्यू, तो यहाँ पे जीरो में आ जाता है क्या आपका। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा और मिनिमम वैल्यू कब आएगा। देखो चलिए मैं अच्छी तरह से आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट का बात कर रहा है ना, एंगल का नहीं बात कर रहा है। देखो कैसे, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कि देखो दो कंडीशन में लेता हूँ, ये मैंने एक लिया P और एक लिया मैंने Q, दोनों एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है, दोनों क्या जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। और आपको पता है इसका रिजल्टेंट पूछ रहा था ना, यहाँ पे रिजल्टेंट पूछ रहा है। और अभी जस्ट मैंने बताया कि दो पैरेलल फोर्स अगर है, अगर मान लो ये दोनों को मैंने एक ही डायरेक्शन पे रख दिया, P को और Q को, तो फिर भी तो ये क्या है, अगर इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या करोगे आप, P प्लस Q करोगे। क्या करोगे, P प्लस Q, कि दोनों एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है, ये चीज़ आप लोग को समझ गए थे। एंड एक P अगर मेरा P इधर जा रहा है एंड Q मेरा इधर जा रहा है, या फिर एक बोल सकते हो इसी में देख लो P एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, दोनों में समझा के बता रहा हूँ, बात एक ही आप लेके चल सकते हो। तो इसको क्या करोगे, रिजल्टेंट इक्वल टू, तो सर बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, जो भी मेरा बड़ा रहेगा उसमें छोटा घटा देंगे, अपोजिट जा रहा तो एक पॉजिटिव माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट हुआ। यानी कि आप देख सकते हो, डायरेक्ट आप बोलोगे सर जी इस केस में रिजल्टेंट जो मैक्सिमम आ रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मैक्सिमम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे थोड़ा एंगल जाएगा वैल्यू घटते जाएगा, वैल्यू घटते जाएगा, क्योंकि देखो एंगल के साथ साथ वैल्यू भी बढ़ता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ बात करूँ कॉस का, तो यहाँ पे कॉसी का आता है ना, रिजल्टेंट के क्या आ जाता है, रिजल्टेंट पी स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, कॉस थीटा। और जैसे यहाँ पे एंगल हल्का भी देंगे ना P एंड Q का, यहाँ पे आ जा रहा Q P एंड Q का, अगर थोड़ा सा भी एंगल यहाँ पे देते हैं तो कॉस थीटा का वैल्यू इस तरह जीरो, मतलब 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री ऐसे जा रहा है। और आप ये बताइए कि थीटा कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो ध्यान दो, जब ये मेरा 0 से लेकर 1 की ओर जा रहा है ना, मतलब जब मेरा डिग्री का वैल्यू बढ़ रहा है, यानी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री ओर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, जब डिग्री बढ़ रहा है तो वैल्यू घट रहा है, यानी कि मैक्सिमम तो मुझे यही मिलने वाला है। देखो यहीं पे तो मैक्सिमम मिलेगा ना, क्योंकि मेरा बात समझ आ रहा है किसी को नहीं, की cos 0 का वैल्यू मेरा यहाँ 1 आ रहा है और cos 90 का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 0 डिग्री है, 0 से 90 पहुंचे, मतलब डिग्री का वैल्यू बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे रिजल्टेंट का वैल्यू घट रहा है, 1 से 0 हो गया। यानी कि सबसे मैक्सिमम कब मिलेगा, यहीं पे मिलने वाला 0 डिग्री पे ही, क्योंकि इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है 30 60 वैसे वैसे वैल्यू खत्म होते हैं, 0 0 यहाँ पे 0 आ रहा है, यानी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ मिलेगा। समझ आए, तो एक तो समझ आएगा मिनिमम वैल्यू यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब मेरा यहाँ पे थीटा का वैल्यू हो जाएगा मेरा क्या, 0 डिग्री पे, प्रूव करके भी आपको दिखाऊंगा। और मैक्सिमम कब मिलेगा, जब पूरी तरह से घूम आ जाएगा, जैसे 180 इस अगर इस तरह रहा, P एंड Q गया, यहाँ P और यहाँ Q गया, तो कब होता है, जब इन दोनों को आपस में घूम जाता है, यानी कि 180 आ जाएगा। और cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो 180 का -1 यानी कि माइनस आ जाएगा P माइनस Q, जो आप देख सकते हो रिजल्टेंट P माइनस Q करते हैं, मतलब यहाँ पे मुझे मिनिमम मिलेगा। क्योंकि माइनस कब होता है, जब पूरा घूम जाता है, 90 में माइनस नहीं होता है, 90 मत लेना, ये cos का 180 लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अगर मैक्सिमम मुझे सबसे मिनिमम चाहिए तो 180 मिलेगा, क्योंकि जब पूरा घूम जाता तो माइनस हो जाता। अब इसको प्रूव करते हैं, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आता है तो अब मैं प्रूव आप लोग को करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखना थोड़ा सा, रिजल्टेंट का वैल्यू वही हम लोग लेंगे, रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होता है, तो सर जी रिजल्टेंट इक्वल टू होता है मेरा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, एक सेकेंड, क्या होता है मेरा 2PQ, एक सेकेंड, बार बार पेन ही चेंज हो जाता है, क्या आ जाएगा मेरा पे 2PQ cos थीटा रूट अंडर में। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थीटा का वैल्यू पहले 0 लेके चल रहा हूँ, मतलब एक फोर्स मेरा यहाँ पे है और इसी में P एंड Q इधर ही जा रहा है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि अभी सटा हुआ है, पूछेगा तब ना एंगल ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ cos 0 डिग्री का वैल्यू, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है डियर, तो सर cos 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो मेरा हो जाता है 1, तो यहाँ आ जाएगा क्या P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा 1, इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा 1।
क्योंकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 सेकेंड, थीटा लिखा गया 0, कॉस 0 इज इक्वल टू होता है, ओहो 1 सेकेंड, हाँ, तो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू होता है 1। अच्छा ठीक है सर, तो ये मेरा आ गया। अब ध्यान से देखो ये क्या नहीं आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको मैं इस फॉर्म में अगर लिख सकता हूं तो रिजल्टेंट इक्वल टू नहीं बोल रहा हूं, ए प्लस बी यानी पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट अंडर गया, रूट से रूट खत्म हुआ, तो आर इक्वल टू क्या हुआ, पी प्लस क्यू। यही तो मैं समझा रहा था ना कि जब एक डायरेक्शन रिजल्टेंट अब फाइंड आउट करते हैं एक ही डायरेक्शन पे, तो हम लोग क्या करते हैं, रिजल्टेंट जोड़ देते हैं, पी प्लस क्यू कर देते हैं, वही मैंने जस्ट किया ना, तो प्रूव हो गया ना। अब देखो अपोजिट वाला ले लेते हैं, है ना, जब क्या करते हैं यहाँ पे रिजल्टेंट फिर से वही पुट करते हैं, लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब P इधर जा रहा है तो Q इस डायरेक्शन पे जा रहा है, और जब मैंने जिस तरह घुमा के इधर कर दिया तो 180 ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा इक्वल टू इस बार 180 लेके चलेंगे। तो अगर मैं 180 का बात करता हूँ तो cos 180 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 180 का वैल्यू हो जाता है आपका -1, क्या हो जाता है मेरा, cos 180 का वैल्यू हो जाता है यहाँ पे -1, इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, और यहाँ भी ध्यान रखना कि इसमें हम लोग जो है इसमें इस तरह ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिजल्टेंट इक्वल टू फाइंड करूँगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और cos 180 इक्वल टू -1 यानी क्या आ जाएगा -2pq। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो आ गया क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो रिजल्टेंट इक्वल टू लिख सकते हैं p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और रूट अंडर है, रूट से रूट खत्म, तो आर इक्वल टू क्या मिला, p माइनस क्यू। तो खुद देखो, आप ही बताओ, यहाँ अगर मान लेते p का वैल्यू मेरा 10 था और इसका वैल्यू मेरा 12 था, तो जोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे 22 न्यूटन आ जाएगा, मान लो रिजल्टेंट इक्वल कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। लेकिन यहाँ रिजल्टेंट अगर करेंगे तो मान लेते हैं मेरा p 10 था और ये मेरा 12 था, है ना, तो क्या आ जाएगा, -2 आ गया, तो ये मेरा क्या होगा, मिनिमम वैल्यू आया ना, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आए ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे, ये मिनिमम वैल्यू आएगा और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा। कब, जब थीटा का वैल्यू कितना लिए, जो थीटा का वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिए 0 डिग्री लिए थे, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन पे था P एंड Q, और ये मिनिमम मैक्सिमम, और मिनिमम कब आया, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में था, Q और P को दोनों मैंने क्या लिया, ऑपोजिट लिया, मतलब यहाँ पे थीटा को क्या लिया हम लोग, 180 पुट किए। यही आपसे पूछा जाता है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कब आएगा, 0 में आएगा, और मिनिमम कब आएगा, 180 में आएगा, ठीक है, मिनिमम 180 में आएगा। प्रूव मैंने कर दिया। और नॉर्मली आप समझोगे सर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो जोड़ देंगे, ज़्यादा अपोजिट डायरेक्शन में गया तो घट गया, क्योंकि दोनों सूझ जाएगा, इधर घूम जाएगा। समझ रहे मेरी बात की नहीं, ये था, और ऐसे करके लेटा हुआ था। अब ये देखो बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, इधर आ गया तो अपोजिट हो गया, मतलब नेगेटिव एक में घटाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक घट जाएगा वैल्यू, तो रिजल्टेंट कम आ जाएगा। लेकिन जैसे ऐसे हो जाएगा तो दोनों को जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा यहाँ पे वैल्यू। तो जब 0 हुआ तो मैक्सिमम, और जब इधर हो गया तो मिनिमम, नेगेटिव हो गया, सिंपल। तो ये चीज़ मेरा यहाँ पे हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे 2 फोर्सेस आर एक्टिंग एट एन एंगल 120, द बिगर फोर्स इज 40 न्यूटन, द रिजल्टेंट इज द परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वन। काफ़ी इजी क्वेश्चन, फिर उसी तरह हम लोग बनाएंगे, एकदम अच्छी तरह से बनाएंगे। देखो क्या बोल रहा है, 2 फोर्सेस दिया गया एक्टिंग एंगल 120, तो एक मेरा जो 120 कुछ इस तरह बन जाएगा, 120 यहाँ पे एंगल दिया है, 2 फोर्स मेरा एक्ट कर रहा है। बड़ा वाला फोर्स मेरा क्या 40 न्यूटन का है, तो मान लेते हैं यहाँ मेरा 40 न्यूटन का एक फोर्स दिया गया है, एंड द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वन। रिजल्टेंट कहीं बीच में मान लो बनेगा। अच्छा रिजल्टेंट जो है ना वो परपेंडिकुलर हो रहा है स्मॉलर के साथ, मतलब ये देखो रिजल्टेंट जो है यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ बना रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे 90 बना रहा है। ओहो यहाँ क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे 90 बना रहा है। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे इसको इरेज करके फिर से अच्छा से लिखना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। हाँ ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है डियर, ये मेरा 40 है और ये एक फोर्स दिया गया है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ रिजल्टेंट लेता हूँ, रिजल्टेंट कहीं ये है और ये यहाँ पे 90 दिया गया है, और पूरा फोर्सेस, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना दिया गया, ये चीज़ 120 दिया गया। ओके अब ये हो गया, और ये बेसिकली क्या है मेरा रिजल्टेंट है। ठीक है, तो कहा गया द स्मॉलर वन कितना होगा, स्मॉलर वन, तो ये वाला वैल्यू पूछ कर है, तो मान लेते हैं इसको हम लोग Q मान लेते हैं, Q इक्वल टू 40 दिया गया है, तो यहाँ पे पूरा P इक्वल टू क्या होगा, तो बस वही सिंपल सा चीज़ है, हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, tan phi इक्वल टू डायरेक्शन वैल्यू पुट कर दो, तो tan phi इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, तो जिसके साथ टच कर रहा है, देखो कैसे लिखना है सर, किसके साथ टच नहीं कर रहा है रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट टच कर रहा है P के साथ, तो Q के साथ टच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे Q और साइन थीटा लिखते हैं, क्योंकि टच कर रहा है cos के साथ, और नीचे में यही का हम लोग cos ले लेंगे,
क्यू साइन ऊपर में, नीचे में पी कॉस थीटा, और यहाँ पे जिसको टच कर रहा है क्यू। बस अब यहाँ पे क्या करना, एक चीज़ मुझे बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया इसीलिए फंसाने के लिए। अब यहाँ पे देखो tan फाई बेसिकली क्या है, जो रिजल्टेंट का एंगल हम लोग लेते हैं, बिकॉज ये थीटा क्या है, जो दोनों फोर्सेस है पी एंड क्यू के बीच का एंगल यहाँ पे है थीटा लेते हैं, जो कि दिया गया कितना मेरा 120 है। तो ये जो थीटा का वैल्यू 120 है और फाई का वैल्यू यहाँ पे 90 दिया गया। और एक चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि tan 90 जो होता है वो होता है मेरा इनफाइनाइट, इनडिफाइंड। अब देखो अनडिफाइंड कब होता है, जब भी किसी भी समथिंग डिवाइड बाई जीरो इज इक्वल टू होता है अनडिफाइंड, समथिंग बाई जीरो इक्वल टू अनडिफाइंड। यानी कि ये अनडिफाइंड कब होगा, जब ये वैल्यू नीचे वाला वैल्यू जो है वो मेरा जीरो होगा, तभी तो अनडिफाइंड होगा। इट मीन्स ये बोलना ये चाह रहा है कि P प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा कि 90 इक्वल टू अनडिफाइंड होता, 1/0 जीरो होगा। P का वैल्यू मुझे कितना दिया गया, नहीं दिया गया, फाइंड आउट करना। Q का वैल्यू कितना दिया गया, 40 दिया गया, ओके। कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया गया आपका, 120 दिया गया, 120 दिया गया इज इक्वल टू जीरो। तो P इक्वल टू, अब बस इसका वैल्यू पुट करना और क्या करना है, यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्या, अगर यहीं पे आप वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हो तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। देखो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, यहाँ पे प्लस करेंगे 40 और cos 120 का वैल्यू होता है -1/2, क्या होता है -1/2। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 20 हो जाएगा और -20 + 20 आ जाएगा। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, न्यूटन में है ना, न्यूटन में। तो P इक्वल टू 20 न्यूटन, मतलब ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ आया, कुछ नहीं किए, बस इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। यहाँ पे tan फाई इक्वल टू होता है अनडिफाइंड, मतलब अनडिफाइंड कब हो जाता है, जब कुछ भी डिवाइड। अच्छा ये चीज़ पता है ना, 0/1 जो होता है वो हो जाता है 0, लेकिन 1/0 जो होता है वो अनडिफाइंड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये मुझे कमेंट करके बताएगा ऐसा क्यों होता है। मैंने इसका यूज़ किया है और बस जीरो नीचे जीरो था इसलिए इसका वैल्यू मैंने जीरो करके और यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिया, बस सिंपल सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ द, इक्विलिब्रियम क्या होता है सर, इक्विलिब्रियम जब वो बैलेंस रहता है, जैसे कोई बॉडी है, उस बॉडी इक्विलिब्रियम कब है, जब मेरा इधर से जितना फोर्स हम लोग लगा रहे हैं जस्ट अपोजिट से भी सेम फोर्स लगेगा तभी जाके है। इधर से हम लोग 10 न्यूटन लगा रहे हैं तो इधर से भी 10 न्यूटन लगाएंगे तभी जाके इक्विलिब्रियम रहेगा। क्योंकि अगर मैंने इधर बढ़ा दिया, जैसे 20 न्यूटन बढ़ा दिया, तो इधर से अगर ज़्यादा बढ़ा दिया तो इधर इस डायरेक्शन पर ये मूव कर जाएगा, क्योंकि 20 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस ये तो हो गया मेरा पैरेलल फोर्सेस, क्योंकि यहाँ तो पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे नॉन पैरेलल फोर्स का कह रहा है। जैसे कि कोई बॉडी में मेरा इस तरह का एक्ट कर रहा है, इधर से कोई मेरा फोर्स एक्ट कर रहा है, इधर से कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इसको पहले हम लोग रिजॉल्व करेंगे। कैसे रिजॉल्व करेंगे, वही सम ऑफ वर्टिकल सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट करेंगे, इसको भी सम ऑफ वर्टिकल सम ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्ट करेंगे। तो ये भी हॉरिजॉन्टल हो गया, ये क्या हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल हो गया, और ये भी मेरा हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। ये मेरा वर्टिकल सम ऑफ वर्टिकल, तो सम ऑफ वर्टिकल निकालेंगे, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल निकालेंगे और इन दोनों का इज इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। अगर 0 हो गया तो ये मेरा बैलेंस हो गया, सिंपल सा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, सी हो जाएगा डी, सम ऑफ द वर्टिकल इक्वल टू 0 और सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0, तब जाकर फोर्स मेरा बैलेंस होगा, याद रखना यहाँ पे, ठीक है। चलिए गाइस, तो हो गया 12 का यहाँ पे आंसर। 13 का बात करते हैं। इफ द फोर्सेस एक्टिंग एन अ पॉइंट देयर रिजल्टेंट विल बी, देखो ये मैं बता चुका हूँ, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट के लिए क्या मैंने कहा था, क्या आपको याद है, यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस रहता है, रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैं आपको बताइए इसका आंसर। देखो कभी कभी क्या होता है, आप लोग को खुद से भी आंसर देना है, किस तरह से फाइंड आउट करना। मैंने कहा था कि लेते हैं p² + q² + 2pq cos थीटा, एंड मैंने कहा था कि सम ऑफ हॉरिजॉन्टल सम ऑफ वर्टिकल लेंगे कब, जब वो 90 डिग्री रहता है, यानी कि इसका वैल्यू ऑटोमेटिक 0 आ जाता है। तो ये रूट अंदर बच जाता है p² + q², जब थीटा इक्वल टू 0 हम लोग लेते हैं, थीटा इक्वल टू 90 लेते हैं, 0 बोल रहे हैं कि cos 90 इक्वल टू 0 आ जाता है। और इसी में अगर मान लो एक से ज़्यादा फोर्स दिया गया है तो इसको सम ऑफ हम लोग ले लेंगे हॉरिजॉन्टल और सम ऑफ वर्टिकल ले लेंगे, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। मैंने जस्ट यहाँ पे प्रूव करके आप लोग को दिखाया था। तो ये करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मेरा, बी नंबर। समझ आया। चलिए 14 का बात करते हैं। The number of forces are acting at a point, the resultant will be inclined at an angle with the horizontal force। देखो सेम अब बोल रहा है कि बताओ जो मेरा रिजल्टेंट है ना, ये दो फोर्स है, दो फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो मेरा हॉरिजॉन्टल के साथ कितना में बनाएगा। ये मैंने अब जस्ट बताया कि tan फाई इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था कि अगर 90 हम लोग लेते हैं तो क्या आ जाता था, q/p आता था, और ये क्या आता था, सम ऑफ वर्टिकल डिवाइड बाय सम ऑफ हॉरिजॉन्टल होता था। ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ। तो सम ऑफ वर्टिकल डिवाइड बाय सम ऑफ हॉरिजॉन्टल मैंने बताया था आपको, बहुत अच्छी तरह से डील कराया था, जब हम लोग थीटा का वैल्यू 90 यहाँ पे लेके चलते हैं, क्योंकि इसको रिजॉल्व करते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व करके चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है मेरा क्या, जैसे यहाँ पे आ जाएगा साइन और यहाँ पे कॉस आ जाएगा, तो रिजॉल्व करके चलते हैं, ठीक है। ये भी मैं बता चुका हूँ। चलिए इसलिए मैंने बताया था यहाँ पे दो स्टेटमेंट कहा गया, स्टेटमेंट को ध्यान देना। यहाँ पे कहा गया द ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस,
स्टेट दैट इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। बाय द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर देन देयर रिजल्टेंट में बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो सिंपल मैं आपको बताता हूं, यहाँ क्या करता है ना, नॉन पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करता है ट्रायंगल लगा के। जैसे समझो मेरी बात, ये एक मेरा फोर्स है, जैसे मैंने यहाँ पे एक फोर्स लिया P, एक फोर्स लिया मैं Q, दो फोर्स लिया है ना, और मान लेते इसका रिजल्टेंट कहीं आएगा, इधर आ गया मान लो रिजल्टेंट, इधर भी आ जा सकता है रिजल्ट, उस पर भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी जानते हो ना, फोर्स को कहीं और उसी एक्सिस लाइन में दिखा सकते हैं, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो भी एक लॉ होता है, ठीक है। वो क्या होता है मैं वही बता देता हूँ कि मान लो एक मेरा कोई बॉडी इस तरह करके, है ना, तो अगर मैं यहाँ पे P रख रहा हूँ ना, इसी लाइन ऑफ एक्शन पे अगर कहीं पे यहाँ भी दिखा दिया ना, तो वैल्यू उसका चेंज नहीं होता। अगर 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन ही रहेगा और कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ, लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए उसी लाइन ऑफ एक्शन पे। इसीलिए रिजल्टेंट अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, जो जस्ट पीछे में पास करके आर यहाँ भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये करा कि दो मेरा फोर्स दिया गया है, एक सेकेंड, हाँ जस्ट मुझे, हाँ ये दो फोर्स दिया गया है। अब इसका मुझे क्या रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो एक तो मेरा था ट्रायंगल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस को पैरेललोग्राम बना के ड्रॉ करते थे। एक होता था ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस के थ्रू भी बना सकते, इसको ट्रायंगल बना के कैसे बनाते हो सीखो। ये मेरा P फोर्स है ना, तो इसके जस्ट पैरेलल ही हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो इसको पैरेलल ड्रॉ करो, पैरेलल मतलब पता है ना, देखो ये मेरा पैरेलल है, इसके पैरेलल कहीं भी ड्रॉ करो। तो मैं थोड़ा सा दूर में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसके जस्ट पैरेलल मैंने एक ड्रॉ करा इस तरह करके, तो P एक पैरेलल हो गया। अब देखो Q के पैरेलल ड्रॉ करो, तो देखो ये मेरा पैरेलल है ना, इसके बस पैरेलल जाना चाहिए, इसके जस्ट पैरेलल कहीं भी ड्रॉ करो, पैरेलल जाना चाहिए। तो इसके पैरेलल हम लोग ड्रॉ करते हैं, लेकिन हाँ इसी P से सटा हुआ होना चाहिए, तब जाके वो ड्रॉ करेगा। तो मैंने P के यहाँ पे ड्रॉ करा था, इसी के पैरेलल देखो ये मेरा पैरेलल गया, तो ये मेरा क्या हो गया, Q हो गया। ये क्या हो गया मेरा, Q हो गया। एक सेकंड, ये मेरा Q यहाँ पे हो गया, ये मेरा दिस इज योर Q। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये मेरा पैरेलल ही है। देखो Q इधर गया तो इसके P इधर गया, P इधर था तो इधर था, तो देखो दोनों पैरेलल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पैरेलल क्या मैंने ड्रॉ कर दिया। अब जो इसको इस साइड को जो क्लोज करेगा ना, जैसे इस साइड को अब आप क्लोज कर दीजिए, तो इस साइड को मैंने क्लोज कर दिया, इस साइड को क्लोज कर दिया और डायरेक्शन को हम लोग अपोजिट कर देंगे, तो वही मेरा रिजल्टेंट देता है। मैंने क्या करा, दो मेरा नॉन पैरेलल फोर्स था, नॉन पैरेलल कनकरेंट फोर्स, कनकरेंट जो एक पॉइंट से निकलता है, नॉन पैरेलल कनकरेंट। और आपका ये कोप्लेनर भी होता है, कोप्लेन जो एक प्लेन पे बनता है, मैं आपको सब समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो दोनों फोर्स को, P फोर्स था तो पैरेलल मैंने ड्रॉ करा, Q था पैरेलल मैंने ड्रॉ करा, और इस ट्रायंगल को जो क्लोज किया ना, वो मेरा क्या दिया, रिजल्टेंट यहाँ पे दे दिया। तो यही कहलाता है मेरा ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। देखो स्टेटमेंट अब यहाँ पे पढ़ो, आप लोग को समझ में अब जो है आ जाएगा। कह रहा द ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस स्टेट दैट इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली, दो फोर्स एक्टिंग हो रहा है एट अ पार्टिकल बी रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्यों, मान लो Q का कुछ है 10 न्यूटन, P का है 12 न्यूटन, और यहाँ एक खास डायरेक्शन पे जा रहा है क्योंकि फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये है। बाय द टू साइड ऑफ ट्रायंगल, देखो ये मेरा ट्रायंगल का दो साइड है, ये मेरा एक पहला साइड था, साइड है ये, एक साइड मेरा P, और ये मेरा साइड क्या हो गया, Q। टू साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन देयर रिजल्टेंट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड, यानी कि थर्ड साइड होगा ना, वो इसका रिजल्टेंट बनाएगा। तो देखो थर्ड साइड इसका रिजल्टेंट बनाएगा, टेकन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है, देखो ये इस डायरेक्शन पे जा रहा था, ये भी इस डायरेक्शन पे जा रहा था, लेकिन इसका एरो देखो जस्ट अपोजिट, इसको क्लोज कर रहा है। तो याद रखना जो रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन को क्लोज करेगा, मतलब इसको बोलेगा रुक भाई ठहर जा, अब जाने तुमको नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग ऐसे जा रहा था, इन लोग ऐसे जा रहा था, ये इधर से रोक दिया ऑपोजिट। तो ये होता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट कर रहा है। तो ये भी बेसिकली, अच्छा ये कहाँ पे यूज किया जाता है ट्रायंगल ऑफ फोर्स, तो सिंपल याद रखना, इसमें भी हम लोग टू, ये ध्यान रखना हम लोग, है ना, ये क्या होता है, टू नॉन पैरेलल फोर्सेस, नॉन पैरेलल कनकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। जिस तरह हम लोग अभी पढ़े थे क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, वहां भी रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए यूज किए थे, सेम यहाँ भी। नॉन पैरेलल मतलब समझ गए, एक दूसरे को कट करता है। कनकरेंट जो एक पॉइंट से निकलता है, देखो एक पॉइंट से सब निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लो F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, एक पॉइंट से निकल रहा है, तो कनकरेंट। कोप्लेनर मतलब कहता है एक ही प्लेन पे, इसको भी समझ लो। मान लो यहाँ पे है आपका है एक्स प्लेन है ना, ये आप मान लो एक्स प्लेन है, वाई प्लेन है और जेड प्लेन है। तो मान लो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है। देखो यहाँ पे तीन प्लेन है, ये आपका प्लेन नंबर 1 है, ये प्लेन नंबर 2 है और ये प्लेन नंबर 3 है। तो क्या आप इसको एक प्लेन में ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो। मान लो P1 में ड्रॉ कर दिए, ये मेरा एक रहा है, ये मेरा दो फोर्स रहा है, F1 एंड F2। तो को मतलब एक ही प्लेन में,
नॉन कोप्लेन मतलब ढेर सारा प्लेन में। तो क्या इसको ड्रॉ करने के लिए 10 को प्लेन का जरूरत पड़ा? नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है P1 प्लेन पे ड्रॉ कर दिया। तो कोप्लेन हो गया, एक ही प्लेन पे हो गया। कनकरेंट एक पॉइंट से निकल रहा है और नॉन पैरेलल एक दूसरे को कट कर रहा है। तो उस तरह का रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए मेरा यहाँ पे क्या लगता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। सिमिलरली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का भी इसीलिए यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, द पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। सेम इसका भी यूज करते क्या हम लोग, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। रिजल्टेंट किसका, नॉन पैरेलल फोर्सेस का, नॉन पैरेलल फोर्सेस का। लेकिन एक यहाँ पे डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, जैसे कहा ना पोली मतलब क्या था, ढेर सारा। मतलब यहाँ भी आपका एक पॉइंट से ही निकलेगा, कंकरेंट रहेगा, लेकिन एक फोर्स नहीं रहेगा, दो फोर्स नहीं रहेगा, 2 से ज़्यादा। तो अगर 2 से ज़्यादा फोर्स दिया है, 8, 10, 5, 15, तब रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस का यूज़ करेंगे। जैसे मान लो F1 फोर्स है, F2 फोर्स है, F3 फोर्स है, F4 फोर्स है, F5 फोर्स है। अब इतना सारा फोर्स दिया गया है, अब इसका आप कैसे रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे, तो इसको हम लोग पॉलीगन बनाएंगे। साइड ऑफ द पॉलीगन जो रहेगा ना, फोर्स को दिखाएगा और उसको एक क्लोज करेगा, वो रिजल्टेंट देगा। सिमिलरली उसी तरीका से जो पैरेलल से बनाएंगे, पैरेलली देखो ड्रॉ करेंगे। देखो F1 किधर जा रहा है, तो F1 आपका इधर जा रहा है, तो जिधर F1 जा रहा है उधर हम लोग यहाँ पे F1 ड्रॉ करेंगे, या फिर F2 से लेके चलते, ईजी रहेगा। F2 से लेके चलते, F1 मेरा किधर जा रहा है, इधर सीधा जा रहा है, तो इसके जस्ट सीधा में हम लोग पैरेलल ड्रॉ करेंगे। तो जस्ट मैंने पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर दी, F1 F2। अब देखो F1 किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन पे जा रहा है ना, तो इसके पैरेलल हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो वैसे ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ मैं पैरेलल दिखा के चलता हूँ 1 बाई 1 करके। जैसे ग्रीन, इसको मैंने ब्लैक से लिया, तो F1 को F2 को मैंने ब्लैक लिया, तो यहाँ मैंने क्या करा, F2 को मैंने ब्लैक से दिखाया। अब मैं कोई अदर कलर लिया, तो जैसे F1 को मैंने ब्लैक ले लिया, तो ये मेरा F1 किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये हो गया मेरा F1 जा रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं ब्लू से ले लेते हैं। जैसे F5 किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। F1 हो गया, F2 हो गया, F3 ये हो जाएगा ना, मान लो F3 है, ये F4 है और ये F5 है। तो F3 किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कुछ ऐसे जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, मेरा F3 आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसी के, जैसे येलो में ले लेता हूँ, ये आ गया F3, F4 इधर जा रहा है, तो F4 कुछ ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, F4 जाएगा। और एक आपका F5 है। F5 को किससे दिखाते हैं, और कोई कलर ले लेते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ थोड़ा ब्लू, ये जा रहा है F5 मेरा। तो F5 कुछ मेरा कैसे जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो ये जा रहा है मेरा F5 जा रहा है, F5। थोड़ा इसको मुझे छोटा लेके बनाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा मुझे यहाँ पे छोटा लेके बनाना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, हाँ रुक जाइए। ऐसे यहाँ पे ले लेंगे हम लोग F2, एंड फिर ये मेरा क्या था, F1 ग्रीन से लिए थे, तो ये ऐसे चल गया था मेरा, एक सेकंड, ग्रीन था ना यहाँ पे, F1 मेरा ग्रीन था, तो ये चल गया मेरा F1 था यहाँ पे, ठीक है। और देखो यहाँ पे देखो सारा हो गया ना, अब बचा यहाँ पे रिजल्टेंट। अभी तक रिजल्टेंट हम लोग ड्रॉ नहीं किए हैं, सबको देखो पैरेलली ड्रॉ किए। ध्यान से देखना, ये मेरा F1 इस डायरेक्शन पे था, तो देखो F1 मैंने इसी डायरेक्शन पे लिया है। F2 सीधा था, तो F2 मैंने पैरेलल लिया, इसके पैरेलल लिया है। F5 देखो इससे, तो इसके पैरेलली मैंने F5 लिया है। F4 इस डायरेक्शन में जाए, तो F5 इधर पैरेलल लिया है। F3 इधर जा रहा, तो इसके पैरेलल ड्रॉ करना है। तो पैरेलल मैंने पॉलीगन ड्रॉ कर लिया, सारे फोर्सेस को पॉलीगन का मैंने साइड बना लिया। अब लास्टली हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज जो करेगा ना, वो रिजल्टेंट देगा। जैसे अब देखो यहाँ पे इसको जो क्लोज कर रहा है ना, वो रिजल्टेंट मेरा यहाँ पे दिया, क्या दिया, और ये अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पे देखो फोर्स कितना है ना, यहाँ पे 5 फोर्सेस है ना, लेकिन साइड देखो यहाँ पे साइड 6 बना है। क्यों, क्योंकि एक क्लोज करेगा, वो एक्स्ट्रा आएगा। 2 है तो 3 बनेगा, 3 है तो 4 बनेगा, ठीक है, पेंटागन है तो हेक्सागन बन जाएगा, और ये मेरे यहाँ पे रिजल्टेंट देगा यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ होगा। अब देखो स्टेटमेंट पढ़ो, द पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस स्टेट दैट इफ द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल बी रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सेम वही चीज, मैग्नीट्यूड क्यों, जैसे ये मेरा 10 न्यूटन का रहेगा तो मैग्नीट्यूड, और ये F1 फोर्स है तो एक डायरेक्शन है। द साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर, मतलब इस फोर्सेस को साइड ऑफ द पॉलीगन हम लोग ले रहे हैं, है ना, टेकन इन ऑर्डर रिप्रेजेंट इन डायरेक्शन क्लोजिंग द साइड ऑफ द पॉलीगन, और जिसको क्लोज करेगा साइड ऑफ कोलिजन, वो मेरा रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि अपोजिट इन डायरेक्शन पे होगा मेरा रिजल्टेंट। समझ गए मेरी बात कि नहीं, बस इस तरीके से हम लोग ये करते हैं, तो बिल्कुल स्टेटमेंट मेरा सही है। अब समझ आया, अब थोड़ा सा रिकेप करते हैं। अच्छा, और एक चीज मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा था, हाँ, ये आपका क्या क्या है, तो देखो डियर, ये भी मेरा क्या नॉन पैरेलल फोर्सेस है, नॉन पैरेलल फोर्सेस के लिए यूज कर रहे हैं। ये भी मेरा कंकरेंट है, एक दूसरा कंकरेंट है, कंकरेंट क्योंकि एक ही पॉइंट से निकल रहा है। ये भी मेरा कोप्लेनर है, कोप्लेनर। देखो सर समझा रहा हूँ, ये प्लेन में बना देता हूँ यहाँ पे, है ना, ये मैंने लिया, मान लो XYZ कुछ भी ले लेते हैं, है ना, XYZ ले प्लेन, अलग अलग प्लेन बनाते हैं। ये एक पहला प्लेन हो गया, प्लेन 1,
और दूसरा प्लेन हम लोग ले लेते हैं, मान लो ये दूसरा प्लेन हो गया प्लेन 2, और तीसरा प्लेन हम लोग बना लेते हैं, ये मेरा है थर्ड प्लेन P3। तो क्या एक प्लेन में हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते? बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो P1 में ड्रॉ करते हैं, तो ये मैंने पॉइंट लिया 1 2 3 4 5, देखो एक ही प्लेन में ड्रॉ करें तो को प्लेन हो गया, बिल्कुल हो गया। एक पॉइंट से निकल रहा है तो कनकरेंट बोल सकते हैं, और नॉन पैरेलल क्यों? क्योंकि एक दूसरे को कट कर रहा है, तो मेरा हो गया। लेकिन अंतर सिर्फ क्या है कि ये हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? 3 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस के लिए। जैसे इससे पहले जो हम लोग यूज किए थे क्या? ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, आपका लेमिस थ्योरम, या फिर आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ थ्योरम, ये सभी आ जाता है दो नॉन पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, दो नॉन पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन ये क्या है? 2 या 2 से ज्यादा अगर फोर्सेस का, नॉन पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने बोलेगा तो यूज करते हैं पॉलीगन का, कि पॉली नाम से ढेर सारा साइड्स का हम लोग यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कनकरेंट का आ गया। कनकरेंट क्या होता है? जब एक पॉइंट से निकलता है, ये मेरा एक पॉइंट से निकल रहा है F1 F2 F3 है ना, F2 F3 या फिर F4, ये है। अच्छा ये फोर्स आ रहा है या जा रहा है कोई मैटर नहीं करता। जैसे आप देखो यहाँ पे F1 बाहर जा रहा है, F3 अंदर आ रहा है। F3 यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे F1 हो गया, F2 हो गया, ये F3 और ये F4 हो गया। तो देखो F4 अंदर आ रहा है, F3 भी बाहर जा रहा है, F2 भी बाहर जा रहा है, F1 बाहर जा रहा है। अंदर या बाहर जा रहा है कोई मैटर नहीं करता, बस एक पॉइंट पे लाई करना चाहिए, फिर मिलते हुए लगना चाहिए, जैसे कोई बॉडी रिजिड बॉडी है। अब यहाँ पे ढेर सारा फोर्स एक्ट करा इस तरह से, यहाँ मेरे F1 फोर्स एक्ट करा, यहाँ मेरे F2 फोर्स बाहर जा रहा है, और यहाँ से मान लो एक F3 फोर्स अंदर आ रहा है। तो देखो अब आपको लग रहा है सर एक पॉइंट पे मिल नहीं रहा, ध्यान से करो इसको। अगर इमेजिनरी हम लोग करके देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कहीं ना कहीं जो है वो एक पॉइंट पे आके मिल रहा है। तो अगर एक पॉइंट पे आके मिल रहा तो ये भी मेरा कनकरेंट फोर्स कहलाएगा। तो 17 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए फटाफट? तो 17 का आ जाएगा बी नंबर, मीट एट ए 1 पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग इन अ बॉडी 0 देन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सही, यहाँ बोल रहा है रिजल्टेंट अगर किसी फोर्स का 0 कब होगा? ये मेरा बॉडी है, इधर से लगा 10 और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से लगा 10, ठीक है। इधर से भी 10 कितना लगा? 10 न्यूटन का, इधर से भी लगा मेरा 10 न्यूटन का। तो अगर रिजल्टेंट देखेंगे, देखो दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये इधर जा रहा है 10 और ये इधर जा रहा है 10। तो 10 रिजल्टेंट अगर फाइंड आउट करेंगे क्या होगा? 10 - 10 = 0। तो ये 0 क्यों हुआ रिजल्टेंट? क्योंकि इक्विलिब्रियम है, समझ रहे हो ना, 10 और 10 लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, एकदम रुका हुआ है। अगर थोड़ा सा भी इधर हम लोग ज़्यादा कर देंगे, 10 के जगह में अगर मैं यहाँ पे 12 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बॉडी इधर खसक जाएगा, मूव कर जाएगा। तो 0 क्यों था? क्योंकि इसका रिजल्टेंट जो शून्य है, इसलिए कहा गया रिजल्टेंट ऑफ द नंबर ऑफ फोर्स ऑफ ए बॉडी 0, यानी वो बॉडी मेरा क्या है? विल बी नॉट बी, एक सेकेंड, विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। तो नो होगा, यहाँ पे हमको लगा इक्विलिब्रियम है तो इसका नो होगा, 18 का बी होगा, ठीक है। क्योंकि हम नॉट कहा गया, अगर कहता इक्विलिब्रियम तो सही होता, तो इसका करेक्ट आंसर ध्यान रखना नो होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट कहा गया, नॉट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन लाई एट द सेम लाइन। अच्छा, कहा गया एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन, मतलब एक ही लाइन पे मिल रहा है। जैसे F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, एक लाइन पे मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कोलिनियर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पूरा कहा गया, स्टेटमेंट कहा गया है वन पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन लाई एट द सेम प्लेन कहा गया, प्लेन। अब देखो को प्लेन, सेम प्लेन का कहा है, थोड़ा प्लेन देख लो यहाँ पे, को प्लेन का थोड़ा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, फिर से ड्रॉ कर देते थोड़ा सा। सेकंड क्लास आपका है ये, इसके बाद खत्म हो जाएगा हम लोग का क्लास। तो ये मैंने लिया आपका y, इसको मैंने x माना और ये मैंने z माना, प्लेन बनाते हैं अलग अलग प्लेन। तो एक प्लेन आपका ये आ जाएगा, दूसरा प्लेन आपका ये आ जाएगा, तीसरा प्लेन ये आ जाएगा। थोड़ा सा इस बार कलरफुल बनाते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा मस्त लगेगा। तो ये एक प्लेन, ये एक प्लेन हो गया। दूसरा प्लेन का बात करेंगे तो दूसरा प्लेन ये हो गया, ठीक है, दूसरा प्लेन मेरा ये हो गया। एंड तीसरा प्लेन का अगर मैं बात करता हूँ तो ये मैं ले लेता हूँ तीसरा प्लेन, क्या ले लेता हूँ, ये मेरा हो जाएगा तीसरा प्लेन। अच्छा, प्लेन देखना, इस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग प्लेन ZX। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? प्लेन आपका Y एंड X। एंड इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्लेन Z एंड Y, क्योंकि दोनों एक्सिस को मिल के बनाना, क्योंकि Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है, Z एक्सिस है, तो 3 प्लेन यहाँ पे हो गया, समझ आए। इसको मान लेते हैं प्लेन 1, इसको मान लेते हैं प्लेन 2 शॉर्ट में, और इसको मान लेते हैं प्लेन 3। अब देखो को प्लेन करने का मतलब क्या है कि एक ही प्लेन पे अगर हमें ड्रॉ कर सकता हूं तो उसको को प्लेन कहा जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा बेक करता हूँ, एक प्लेन को मैं हटाता हूँ और किसी भी एक प्लेन में ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। जैसे मेरा ये प्लेन जो है, ये प्लेन 3 था ना,
ये प्लेन 3 था। प्लेन 3 में अगर मैं इस तरह बोलूँ कि मेरा जो है इस तरह का एक फोर्स लगा F1, ये लगा मेरा F2, ये लगा F3, क्या ये मेरा कंकरेंट है, एक पॉइंट से निकल रहा है F1 F2 F3? बिल्कुल सर निकल रहा है। तो क्या मैं इसको कोप्लेन बोल सकता हूँ? बिल्कुल, इसको मैं बोल सकता हूँ कोप्लेन। अगर नॉन कोप्लेन रहता तो कैसे रहता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्या होता, तीनों प्लेन से 3 फोर्स आता तब जाके एक पॉइंट से मिलता है। जैसे इधर से एक फोर्स आया, इधर से एक फोर्स आया और इधर से एक फोर्स आया, ये F1 रहा, ये F2 रहा और ये आपका क्या रहा, ठीक है, ये F2 रहा और ये F3 रहा। थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे एक जो F1 है वो आ रहा P3 प्लेन से, जो F2 है वो आ रहा है आपका P1 प्लेन से, और F3 जो आ रहा है P2 प्लेन से। सब अलग अलग प्लेन से फोर्स आ रहा, बट सबको मीट कर रहा है एक ही पॉइंट पे, सब जाके मीट कर रहा है एक पॉइंट पे। तो है ये कनकरेंट, लेकिन अलग अलग प्लेन से आ रहा, मतलब नॉन कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स। तो यहाँ कह रहा कि मीट एट अ वन पॉइंट, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन ऑन दी सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन पे है यहाँ पे। तो देखो एक पॉइंट पे मिल रहा है, यानी कि कनकरेंट है, एक ही पॉइंट पे मिल रहा, मतलब जो है इस तरह करके है F1 F2 F3, ठीक है। तो है ये क्या मेरा कनकरेंट, लेकिन कर रहा है कि सेम प्लेन में, मतलब एक ही प्लेन पे है भाई। ये मेरे क्या है, एक ही प्लेन का बात कर रहा है, एक ही प्लेन पे, मतलब को प्लेन का बात कर रहा है, मतलब को प्लेनर और कनकरेंट। कनकरेंट क्यों? क्योंकि कनकरेंट मतलब एक पॉइंट पे मिल रहा है, और को प्लेनर क्यों? क्योंकि एक ही प्लेन पे है। समझ आया? ये चीज़ यहाँ पे जो है वो कहा गया है। यानी अगर मैं फिगर वाइज आपको बताऊँ तो थोड़ा सा इस सबको मुझे हटाना पड़ेगा, तब मैं आपको समझाऊँगा। एक सेकंड, इस सबको थोड़ा सा मुझे हटाने दीजिए। ये कहा क्या रहा है, ये कहा सिंपल सा ये रहा है कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि देखो, अब ये किसी भी एक प्लेन को मैंने लिया और ये मैंने ड्रॉ किया इस तरह करके, F1 यहाँ से इस तरह किया, F2 और मान लेते हैं F3, तीन ही फोर्स लेके चलते हैं। अब 3 लो, 5 लो, 10 लो, देखो एकदम सही है, क्योंकि ये मेरा एक ही प्लेन पे है, सिंगल प्लेन है, वन प्लेन है। वन प्लेन है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, को प्लेन बोल सकते हैं, को प्लेनर बोल सकते हैं। और चूंकि एक पॉइंट में मिल रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कनकरेंट कर सकते हैं, कनकरेंट कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह हम लोग लेते हैं को प्लेनर और नॉन करंट, जो मैंने अभी ड्रॉ करा था। को प्लेनर जैसे सेकंड वाला आपको बोलेगा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मतलब इसका एग्जांपल। तो देखो ये हो गया इसका एग्जांपल, F1 F2 F3। देखो यहाँ पे ये कोप्लेनर, सॉरी कोप्लेन तो होगा नहीं, इसका आंसर करेक्ट होगा नहीं। देखो यहाँ पे सबका मैं एग्जांपल यहाँ पे बता ही देता हूँ, ठीक है। सब मिटा के चारों का ऑप्शन बता देता हूँ, ताकि ये भी चीज़ का कन्फ्यूजन आप लोगों का क्रिएट में हटा ही देता हूँ कन्फ्यूजन। चलिए बात करते बी का। बी में क्या कहा गया डियर, बी में कहा गया कोप्लेनर। अच्छा, कोप्लेन मतलब एक ही प्लेन पे, लेकिन नॉन कनकरेंट, मतलब एक पॉइंट में मिल नहीं रहा है। तो देखो ये चीज़, ये रहा बस सिंपल। ये अगर मैं बात करूंगा तो F1 F2 F3, तो देखो क्या ये कोप्लेनर है? हाँ सर कोप्लेनर है, एक ही प्लेन पे है। देखो एक ही प्लेन पे है ना, ये ग्रीन वाले प्लेन में ही है, प्लेन तो एक ही है। और नॉन कनकरेंट, क्या ये मेरा कनकरेंट है, एक पॉइंट पे मिल रहा, नहीं मिल रहा है, तो ये फोर्स ले लो। या फिर आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, ये तो मेरा पैरेलल फोर्सेस मैंने ड्रॉ करा, नॉन पैरेलल फोर्सेस का भी मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे एक फोर्स मेरा कुछ ऐसे जाएगा, एक फोर्स मेरा ऐसे जाएगा, एक फोर्स मेरा ऐसे जाएगा। तो देखो F1 F2 F3 एक पॉइंट पे मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। देखो मिला के देखो, एक F1 कहीं इधर जा रहा है, F2 में इधर जा रहा है, F3 मेरा कहीं इधर जा रहा है, तो कहीं एक दूसरे को मिल ही नहीं रहा है। तो ना तो ये मेरा कनकरेंट है, नॉन कनकरेंट कोप्लेनर इसका है, क्योंकि एक प्लेन पे है, लेकिन हाँ नॉन करंट है लेकिन कोप्लेनर है। तो ये होगा बी का आंसर, ठीक है। एक प्लेन समझ गए। चलिए बात करते हैं हम लोग सी का। सी में क्या कहा गया है, सी में देख लेते हैं। कहा गया नॉन कोप्लेनर कनकरेंट, मतलब इस बार कनकरेंट है लेकिन नॉन कोप्लेनर, मतलब अलग अलग प्लेन से। जैसे इससे एक प्लेन से आया, इससे एक प्लेन से आया और इससे एक प्लेन से आया। अब देखो अलग अलग प्लेन से हो गया ना, तो ये हो गया नॉन कोप्लेनर, बिल्कुल सही। अब बात करें कनकरेंट, मतलब एक पॉइंट पे मिलेगा। तो देखो इसको अगर मैं दिखाऊं इस तरह करके, डॉट डॉट करके, डॉट डॉट करके, डॉट डॉट करके, तो एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, तो बिल्कुल सही। एक पॉइंट पे मिल रहा तो कनकरेंट, और अलग अलग प्लेन से है, तो मेरा क्या हो गया, दिस इज योर नॉन कोप्लेनर। समझ आया। चलिए बात करते हैं डी नंबर का। इसमें क्या क्या है, नॉन कोप्लेनर, नॉन कनकरेंट। चलिए डियर अब दोनों चीज़ मुझे बनाना है। क्या बनाना, दोनों चीज़। सबसे पहले नॉन कोप्लेनर, भाई नॉन कोप्लेनर, तो ये रहा मेरा एक फोर्स इधर गया F1, एक फोर्स मेरा ऐसे गया कुछ F2, और एक फोर्स कुछ मेरा कैसे जाए, मान लेते हैं कुछ ऐसे डायरेक्शन में गया F3, ठीक है। या फिर कहीं और थोड़ा ले लेते हैं, और थोड़ा समझाने के लिए ऐसे कुछ गया। एक सेकेंड, कैसे जाएगा मेरा F3, ऐसे जाएगा F3 F2। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं सबसे
नन कोप्लेनर, तो भाई अलग अलग प्लेन में, F1 कहाँ लग रहा है, ग्रीन पे लग रहा है अलग प्लेन पे, एक पीला में एक येलो में, तो भाई ये तो मेरा नन कोप्लेनर समझ गए। सर नन करंट मिलना नहीं चाहिए, तो देखो क्या कोई भी एक पॉइंट पे मिल रहा है, देखो ये इधर जा रहा है, ये मेरा कुछ ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। यहाँ कोई एक लड़का बोलेगा सर ये तो आके मीट यहाँ पे कर रहा है, बाबू सारे पॉइंट सारे फोर्स एक पॉइंट पे मिलना चाहिए, क्या सारे पॉइंट एक पॉइंट से मिल रहा है? देखो यहाँ पे 2 फोर्स एक पॉइंट में मिल रहा है, यहाँ पे 2 फोर्स एक पॉइंट में मिल रहा है, लेकिन क्या सभी एक पॉइंट में मिल रहा है? नहीं, सभी एक पॉइंट में मिल नहीं रहा। देखो यहाँ पे तीनों जगह पे आप बात करेंगे तो देखो कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे कौन कौन सा मिल रहा है, F2 और F1 मिल रहा है, यहाँ पे आपका F3 और आपका F2 मिल रहा है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, F2 एंड F3 मिल रहा है, बट सबको एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा नन कोप्लेनर नन कनकरेंट। क्लियर माय पॉइंट। चलिए बात करते हैं आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से और लास्ट क्वेश्चन दे के जाइए घर। कह रहा है द फोर्सेस विच मीट एट अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, ठीक है, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डैश ऑन द सेम प्लेन, अच्छा, आर नॉन एज नन कोप्लेनर और नन करंट। तो देखो जो ये चीज को हम लोग ड्रॉ करते हैं, कहा गया सर यहाँ पे कनकरेंट है लेकिन नॉन कोप्लेनर है, तो पहले तो हम लोग प्लेन बना लेते हैं, इस तरह का प्लेन, ये अलग प्लेन, ये अलग प्लेन और मेरा ये अलग प्लेन, ठीक है, अलग अलग प्लेन है यहाँ पे, ओके, ये P1 है, ये P2 है और ये मेरा P3 है। क्या कहा गया सर यहाँ पे, तो सर जी यहाँ पे कहा गया है नन कोप्लेनर, अच्छा, लेकिन कनकरेंट है, मिल रहा, तो इस तरह हम लोग ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ से एक फोर्स आया F1, यहाँ से एक प्लेन से गया F2 और यहाँ से हर एक प्लेन से एक मैंने कर दिया सर, तो ये मेरा हो गया क्या, नन कोप्लेनर और कनकरेंट, तो एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, हाँ बिल्कुल मिल रहा है सर, हो गया। अब देखते हैं स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द फोर्सेस विच मीट एट अ वन पॉइंट, तो बिल्कुल यहाँ पे मीट कर रहा है, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि इसके लिए लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, तो लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑफ द सेम प्लेन, क्या सेम प्लेन में नहीं, F1 कहीं अदर प्लेन में, F2 कहीं अदर, F3 कहीं अलग, तो यहाँ पे होगा डू नॉट लाई एट द सेम प्लेन आर नॉन एज नन कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस। समझ आया। चलिए तो यहाँ पे डियर आप लोग को लगा बस 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन किए हैं, लेकिन माय डियर स्टूडेंट मैं आप लोग को बोल रहा हूँ ये बेसिकली 100 क्वेश्चन में से सिलेक्ट किया गया 20 क्वेश्चन को, बाकी चीज़ जो मैं आप लोग को समझाया ना वो चीज़ में समझाया है, न्यूमेरिकल कुछ बताया, कुछ डेरिवेशन वगैरह बताया, हर चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा। तो यहाँ पे समझ लो एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 3-4 टॉपिक को 5-6 लेक्चर को मैं यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोग अच्छा लगा कि नहीं। आप लोग को अच्छा लगा तो अपना जान में झोंक दूंगा, लेकिन अगर आपको बुरा लगा तो आप लोग बताइएगा किस तरह से एक्सप्लेन हुआ। अगर आप लोग को ये लग रहा है कि सर फटाफट पार कीजिए तो वो भी ठीक है, लेकिन डियर आप लोग ये चीज़ सुन लो, ये चीज़ सही है। यही रीज़न है कि लाखों बच्चे में से कुछ लड़का सिलेक्ट होता है, जो लड़का इस तरीके से पढ़ता है, अच्छी तरह से पढ़ता है। अच्छी तरह से पढ़ोगे तो थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन ऐसा पढ़ो कि एक बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ने का जरूरत नहीं है। मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ बस उस तरह फॉलो कीजिए, कहीं से भी कुछ भी देखने का जरूरत नहीं, जो मैं बता रहा हूँ बस उस तरह पढ़ते जाइए। जिस भी एग्जाम का टारगेट लिए उसका प्रीवियस ईयर करा देंगे, थ्योरी करा देंगे और यह उस तरह का सॉल्यूशन करा देंगे। आप ये सभी चीज़ को देखोगे ना तो आप किसी भी एग्जाम को फोड़ सकते हो ईजी तरीके से, सिर्फ एक एग्जाम को नहीं, इंडिया लेवल में किसी भी एग्जाम को आप फोड़ सकते हो अगर मेरे तरीके से पढ़िएगा तो, और मैं समझागा काफ़ी ईजी तरीका से। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, जरूर बताइएगा, मुझे जानना है कि आप लोग का रिस्पॉन्स कैसा है, अच्छा लगा या नहीं लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर स्टूडेंट, बाय बाय।